अध्याय 111 बिजली और आग का मेल। थंडर ड्रैगन ब्रेक। गुस्से में किया गया ये थंडर ड्रैगन ब्रेक अपनी हदों को भी पार कर गया था और इसमें बहुत ही खौफनाक ताकत थी। बूम! हर किसी की उम्मीद भरी नजरों के सामने तलवार की ऊर्जा वाला थंडर ड्रैगन सेबरची थंडर ड्रैगन दो सिर वाले ज्वाला पक्षी की तरफ लपका, जिसके नतीजे में एक बहुत ही खौफनाक टक्कर हुई। बैंग बैंग बैंग! ये तलवार की ऊर्जा सच में बहुत ही खूंखार थी, जिसने पल भर में ही उस ज्वाला पक्षी को फिर से घायल कर दिया, जो धीरे धीरे ठीक हो रहा था। खून के छींटे उड़े और पंख बिखर गए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। लावे के खंभे ज्वाला पक्षी से जुड़े हुए थे, जो उसे मानो कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी दे रहे थे। उसका ऑरा और कम होता और फिर से बढ़ जाता, और उसकी रफ्तार भी बढ़ रही थी। भाड़ में जाए, हम इससे लड़ें भी तो कैसे? यह एक जिंदगी के सामने दो जिंदगियां नहीं थी, ये तो एक के सामने अनगिनत जिंदगियां थीं। आर्यन के चेहरे के भाव बहुत ही ज्यादा गंभीर हो गए। वो धीरे से जमीन पर उतरा और दो सिर वाले ज्वाला पक्षी की उकसाने वाली नजरों को देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। इस पल, दो सिर वाला ज्वाला पक्षी, उसका पूरा शरीर आग में नहाया हुआ था और उसके बाएं सिर ने पहले ही अपने दाएं सिर को निगलना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, वो आर्यन को ताना मारते हुए भी देख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो कह रहा हो, आओ आओ और मुझसे लड़ो। साफ था कि अपनी काफी अच्छी समझदारी के साथ दो सिर वाला ज्वाला पक्षी जानता था कि आर्यन अब उसके सामने बेबस लग रहा है। वो उस गुस्से को बाहर निकालना चाहता था जो उसने अभी अभी सहा था। हाँ, क्या पंखों वाला जानवर है! आर्यन ने अपना गुस्सा दबा लिया। वो फिर से आसमान की तरफ उड़ा और दो सिर वाले ज्वाला पक्षी के करीब जाने के लिए अपने चौड़े थंडर विंग्स का इस्तेमाल किया। इस बार उसने थंडर ड्रैगन ब्रेक का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ग्रेविटी फ्लेम फिस्ट के सबसे जानलेवा वार ब्लेजिंग फिस्ट मार्क का इस्तेमाल किया। बस एक मुक्के के साथ एक बहुत ही ठोस लाल रंग के मुक्के का निशान फिस्ट मार्क सामने आया, जिसमें एक बहुत ही ताकतवर दबाव था। दबा दो! आर्यन दहाड़ा और ग्रेविटी फ्लेम फिस्ट का वो असली गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी वाला असर पहली बार दिखाई दिया। तथाकथित सो कॉल्ड ग्रेविटी फ्लेम फिस्ट सिर्फ आग की ताकत वाली नहीं थी। ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण शब्द से इसकी असलियत का पता चलता था। आर्यन ने अभी अभी जिस चीज का इस्तेमाल किया था वो सिर्फ एक अधूरा ब्लेजिंग फिस्ट मार्क था। अब ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। इस मुक्के के निशान का दबाव पहले से कई गुना ज्यादा था। एक मुक्का आसमान से किसी जादुई हथौड़े डिवाइन हैमर की तरह नीचे आया। ये ज्वाला पक्षी के शरीर पर बहुत जोर से लगा। दो सिर वाले ज्वाला पक्षी ने एक तेज चीख मारी और हवा में तैरता हुआ उसका शरीर अचानक नीचे आ गिरा। इससे होने वाला नुकसान थंडर ड्रैगन ब्रेक जितना ज्यादा नहीं था, लेकिन इसका असर उससे भी कहीं ज्यादा शानदार था। लावे के खंभे जो पहले ज्वाला पक्षी से जुड़े हुए थे, वे अब दब गए थे और कट गए थे। ब्लेजिंग फिस्ट मार्क की बाहरी आग की ताकत उनके साथ टकराने लगी, जिससे पल भर में ही ज्वाला पक्षी का अगले स्तर में बदलना एवोल्यूशन रुक गया। दो सिर वाला ज्वाला पक्षी पागल सा हो गया। इस बीच आर्यन जोर से हंस पड़ा। तुम्हें आग पसंद है ना? आज मैं तुम्हें बहुत सारी आग दूंगा। बूम बूम बूम! अब दिखाओ अपना घमंड, अब उड़ाओ मेरा मजाक। तो तुम हो जो अगले स्तर में बदलना चाहते हो, है ना? उसने लगातार कई मुक्के मारे, ब्लेजिंग फिस्ट मार्क एक के बाद एक बनने लगे और हर किसी की हैरान नजरों के सामने लगातार ज्वाला पक्षी पर वार करने लगे। आग वाले कणों फायर एट्रीब्यूट पार्टिकल्स के साथ आर्यन का तालमेल भी बहुत शानदार था, जो उसकी बिजली की ताकत से बिल्कुल भी कमजोर नहीं था। असल में ये पूरी तरह से उसकी रूह की ताकत की वजह से था, जिससे आर्यन के लिए ताकत वाले कणों के साथ तालमेल बिठाना बहुत ही आसान हो गया था। लेकिन बाकी लोग ये बात नहीं जानते थे और बस यही चीख रहे थे कि वो एक दानव है। छात्रों की आंखें खुशी और हैरानी से चमक उठी। इसके साथ जीत अब उनके हाथों में थी। देवराज अचानक अपनी जगह से खड़े हो गए, उनकी आंखें तारीफ से भरी थीं। शाबाश लड़के, लगे रहो। मुझे देखने दो कि तुम्हारी आखिरी हद कहां तक है। आर्यन को लेकर उनकी संतुष्टि लगातार बढ़ रही थी और उन्होंने उस इनाम को चुपचाप कई बार बदल दिया था जो उन्होंने उसके लिए तैयार किया था। वे देखना चाहते थे कि क्या आर्यन उनके इनाम के लायक है। इस पल, एक दर्जन से ज्यादा ब्लेजिंग फिस्ट मार्क गिरने के बाद आखिरकार आर्यन की सांसें फूलने लगीं। और इसका असर बहुत ही शानदार था। ज्वाला पक्षी को जमीन पर पूरी तरह से दबा दिया गया था, उसके पंख बुरी तरह से टूट गए थे, वो फिर से उड़ नहीं सकता था, और उसके शरीर से जुड़े लावे के खंभे पूरी तरह से कट चुके थे। इस पल, उसके शरीर पर बहुत सारी आग जल रही थी, उसकी अपनी आग, लावे से आने वाली आग, और आर्यन के ब्लेजिंग फिस्ट मार्क से लाई गई आग। गूं!
दो सिर वाले ज्वाला पक्षी ने एक लंबी चीख मारी। नहीं, इस समय उसे दो सिर वाला ज्वाला पक्षी नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि उसके दोनों सिर आखिरकार पूरी तरह से मिलकर एक हो गए थे। ज्वाला पक्षी अपने अगले स्तर में बदलने के आखिरी मुकाम पर था। अगर आर्यन के मुके के निशान ने दखल न दिया होता, तो वो पहले ही एक राजा स्तर का खूंखार जानवर, किंग लेवल फियर्स बीस्ट, बन चुका होता, जो आर्यन को पल भर में ही कुचल सकता था। अब, हालांकि उसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन उसे सिर्फ आर्यन की आग के दखल को हटाना था और अपने सिरों के मिलने फ्यूजन को पूरा करना था ताकि वो पूरी तरह से कामयाब हो सके। गूं गूं ज्वाला पक्षी लगातार चीख रहा था। उसके बचे हुए सिर में एक बहुत ही खूंखार और उमड़ रहा था, और उसके मुंह में रोशनी इकट्ठा हो रही थी, जिसमें लाल और नीले रंग एक दूसरे में मिलते हुए लग रहे थे। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए, उसे एक बहुत बड़ा खौफ अपनी तरफ आता हुआ महसूस हो रहा था। यह एक असली राजा स्तर के खूंखार जानवर की पैदाइशी जादुई ताकत थी, जिसकी ताकत पहले वाली लाल और नीली दोहरी आग क्रिम्सन अजूर ट्विन फ्लेम्स से कम कई गुना ज्यादा खौफनाक थी। अगर ज्वाला पक्षी ने सच में इसे छोड़ दिया, तो वो पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। इस मुकाम पर, आर्यन अपने सारे पैंतरे मीन्स आजमा चुका था। वो जानता था कि अगर वो हार भी गया, तो भी कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन, वो हार मानने को तैयार ही नहीं था। वो बस वही करना चाहता था जिसे दूसरे लोग नामुमकिन मानते थे। यही आर्यन का अपना पक्का मार्शल आर्ट्स का यकीन कन्विक्शन था। इस नाजुक पल में, हर किसी की हैरान नजरों के बीच आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपनी ताकतवर रूह का इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश की। एक आम इंसान से लगभग 3 गुना ज्यादा रूह की ताकत उसके लिए ऐसे बहुत से काम करने के लिए काफी थी जो ज्यादातर लोग नहीं कर सकते थे। धड़क 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 आर्यन को अपने दिल के धड़कने की आवाज सुनाई दे रही थी, और उसके खून में मौजूद बिजली और आग वाले कण लगातार दौड़ रहे थे। मुझे दो, मेल फ्यूजन। अपने दिल से निकली इस बुदबुदाहट के साथ, अपनी आंखें बंद किए हुए आर्यन ने हर किसी की नजरों के सामने धीरे से अपनी तलवार घुमाई। ये थंडर ड्रैगन ब्रेक की शुरुआती मुद्रा स्टांस थी, लेकिन युद्ध की तलवार का निशाना तलवार की ऊर्जा वाला थंडर ड्रैगन नहीं था। इसके उलट, बैंगनी और लाल रंग की तलवार की ऊर्जा की लकीरें बहुत तेजी से इकट्ठा हो रही थीं। हर कोई हैरान था और एक साथ अपनी जगह से खड़ा हो गया। धमाका करने वाली बिजली और आग की ताकतें सच में एक दूसरे में मिल रही थीं। आर्यन देवता दो ताकतों को एक दूसरे में मिला रहे हैं। क्या वो कामयाब हो सकते हैं? ताकतों का मेल एट्रिब्यूट फ्यूजन, यह कोई ऐसा मुकाम नहीं है जिसे एक युद्ध जनरल छू सके। आर्यन देवता, क्या उन्हें ये ख्याल ज्वाला पक्षी से आया है? छात्र इतने हैरान थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। और देवराज तो लगभग सन ही रह गए थे, ये कुछ ज्यादा ही सनकीपन लग रहा था। तुम अपनी हदों को पार करते हो और फिर लड़ाई के बीच में ही एक नया मुकाम ब्रेक थ्रू हासिल कर लेते हो। अपनी पारखी नजर से, वे साफ तौर पर देख सकते थे कि आर्यन ने कुछ समय के लिए ताकतों के मेल का रास्ता चुना है। आर्यन, क्या वो कामयाब हो पाएगा? इस पल, हर किसी को उम्मीद थी कि आर्यन कामयाब होगा। इस जिद्दी और हार न मानने वाले नौजवान ने अपने हावी होने वाले और बेमिसाल यकीन से हर किसी का दिल जीत लिया था। काट डालो। आर्यन ने अपनी आंखें खोलीं, जो खौफनाकपन से भरी थी, उसके शरीर की नसें तन गई थीं, और उनमें से लाल खून रिस रहा था। साफ था कि ताकतों को मिलाने से उसके शरीर पर बहुत बड़ा बोझ पड़ रहा था। अगर वो आभासी दुनिया में न होता, तो ऐसा करने का नतीजा ये होता कि उसका शरीर फट जाता और वो मारा जाता। आर्यन के पास सिर्फ एक वार करने का मौका था। काट डालो। एक पक्के यकीन के साथ, वो हावी होने वाली तलवार का दबाव सेबर मोमेंटम पूरी तरह से एक दूसरे में मिल गया, और बैंगनी और लाल रंग की तलवार की ऊर्जा के इस तूफान ने हर किसी को हैरान कर दिया। एक बहुत ही खूंखार ऑरा ने ज्वाला पक्षी को कुचल दिया। हर किसी की हैरान और उम्मीद भरी नजरों के बीच, तलवार की ऊर्जा के उस खूंखार तूफान ने ज्वाला पक्षी को निगल लिया। ज्वाला पक्षी की आंखों में डर दिखाई दिया, उसके अगले स्तर में बदलने का रास्ता यहीं खत्म हो गया था। उसकी पैदाइशी जादुई ताकत आखिरकार इकट्ठा नहीं हो पाए और उस खूंखार तलवार की ऊर्जा ने उसे मजबूरन वापस उसके मुंह में धकेल दिया। वो एक कदम पीछे रह गया था। रंबल। गुफा में एक बहुत ही खौफनाक धमाका गूंज उठा, और उस चौड़े चबूतरे पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। काफी देर बाद, वो तेज आवाज आखिरकार गायब हो गई। गड्ढे में, बिजली और आग कहर बरपा रही थी, और ज्वाला पक्षी पूरी तरह से तबाह हो चुका था। सिर्फ कुछ बचे हुए पंखी उसके वहां होने का सबूत दे रहे थे। आर्यन के शरीर से बहुत खून बह रहा था, जिससे वो पल भर में ही खून से लथपथ एक परछाई बन गया था। क्या मैं आखिरकार जीत गया? वो अपनी आखिरी हद तक पहुंच चुका था, उसका शरीर डगमगा रहा था। इस एक वार की ताकत यकीनन किसी राजा स्तर के बराबर थी।
स्मार्ट दिमाग, इंटेलिजेंट ब्रेन की आवाज बिल्कुल सही समय पर गूंजी। बधाई हो छात्र आर्यन, 10,000 जानवरों की भूल भुलैया को पार करने के लिए। अपनी मनचाही बात सुनकर आर्यन के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसका मूड बहुत खुश था और आखिरकार वो अब और टिक नहीं पाया। एक धमाके के साथ उसका शरीर अनगिनत रोशनी के बिंदुओं, स्पेक्स ऑफ लाइट में बदल गया और फिर धीरे धीरे गायब हो गया। और ट्रेनिंग कैंप में कुछ पल की शांति के बाद छात्रों ने जोरदार तालियों और शोर के साथ खुशी मनाई। इस पल उन सभी की आवाजें एक ही नाम ले रही थीं। आर्यन देवता। अध्याय 112 खास इनाम। बिजली और आग वाली तलवार की ऊर्जा के नीचे ज्वाला पक्षी के शरीर को राख में बदलते देखकर सभी छात्र उत्साह से खड़े हो गए। एक एक करके उन्होंने अपने हाथ उठाकर खुशी मनाई। आर्यन देवता, आर्यन देवता, आर्यन देवता कमाल हैं। यह एक वार सच में बहुत ही शानदार था। आर्यन देवता सच में आर्यन देवता हैं। आज से आर्यन देवता मेरे शेरा के भगवान हैं। छात्रों ने अभी अभी हुई हर चीज के बारे में बहुत जोश से बात की। इस 10,000 जानवरों की भूल भुलैया का आखिरी पड़ाव, ये सच में उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। आखिर में आर्यन ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और ज्वाला पक्षी के एक राजा स्तर के खूंखार जानवर में बदलने से ठीक पहले उसे मार गिराया। आर्यन भाई अभी भी बिल्कुल एक दानव की तरह हैं, विशाल ने अपनी जीभ चटखाई और रिया की तरफ मुड़कर कहा। वे तीनों वो छात्र थे जिन्हें आर्यन पर सबसे ज्यादा भरोसा था। नकली परीक्षा में उसके कारनामे के बाद से आर्यन उनकी नजरों में बहुत पहले ही चमत्कारों का दूसरा नाम बन चुका था। गौरव ने अपनी मुट्ठियां कसी, उसकी आंखों में लड़ने का जज्बा कम होने का कोई नाम नहीं ले रहा था। भले ही वो जानता था कि वो शायद इस जिंदगी में आर्यन की रफ्तार की बराबरी कभी नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी जान लगा देगा। देव और शिखा ने एक दूसरे को देखकर फीकी सी मुस्कान दी। इस पल उन दोनों का वो सारा घमंड पूरी तरह से खत्म हो गया था जो उन्होंने पहले दिखाया था, जब वे बाकी सभी छात्रों को नीचा समझते थे। बिना किसी शक के आर्यन हर किसी से ऊपर खड़ा था। थंप थंप, मशीनों वाले इलाके से हल्के कदमों की आवाज आई और आर्यन की परछाई हर किसी के सामने आ गई। अपने शरीर के फटने के बाद वो अपने आप ही आभासी दुनिया से बाहर आ गया था। अपनी तरफ टिकी हुई तेज नजरों को महसूस करके आर्यन थोड़ा सन्न रह गया। उसके तुरंत बाद आर्यन देवता कमाल हैं, आर्यन देवता ताकतवर हैं कि आसमान फाड़ देने वाली आवाजों ने उसे एहसास दिलाया कि उसने कितना शानदार कारनामा किया था। उसके होंठों पर एक खामोश सी मुस्कान आ गई। वो बहुत खुश था कि उसने हार नहीं मानी और आखिरी पल तक लड़ता रहा। मार्शल आर्ट्स के रास्ते में अपने इरादों को मजबूत करने के लिए एक के बाद एक ऐसी ही जोश से भरी लड़ाइयों की जरूरत होती है। उस काले बालों वाले नौजवान को देखकर जो हर किसी के ध्यान का केंद्र था, हर कोई थोड़ा सन्न था। उस नौजवान के शरीर में पहले से ही एक बेमिसाल ताकतवर इंसान का ऑरा पैदा हो चुका था। नई पीढ़ी सच में बहुत खौफनाक है। देवराज के सफेद बाल हवा में लहराए और उन्होंने गहरी भावना के साथ आह भरी। आर्यन के प्रदर्शन ने उन्हें बार बार हैरान किया था। हार न मानने वाले इरादे वाले उस नौजवान को वहां मौजूद सभी युद्ध राजा हमेशा याद रखने वाले थे। मुझे डर है कि उसे हमें पीछे छोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, एक उप प्रभारी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी हंसी में खुशी और बेबसी दोनों थी, मानो पीछे वाली लहरें आगे वाली लहरों को धक्का दे रही हों। हमें पीछे छोड़ना एक अच्छी बात है। जब छात्र अपने उस्तादों से आगे निकलेंगे, तभी हमारी इंसानियत और भी ज्यादा तरक्की करेगी। क्या हमारे पूर्वजों की पीढ़ियों ने सिर्फ इसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए कांटों और मुश्किलों का सामना नहीं किया था? यह एक बहुत अच्छी बात है। हाँ, चलो आज जमकर जश्न मनाते हैं। उम्मीद है कि हमारी इंसानियत की आने वाली पीढ़ियां इसी तरह और भी ज्यादा ताकतवर बनेंगी। वे ताकतवर इंसान खुशी से खिल उठे। सिर्फ आर्यन ही नहीं, बल्कि इस साप्ताहिक परीक्षा में गौरव, शिखा और बाकी लोगों का प्रदर्शन भी बहुत ही शानदार और खुशी देने वाला था। चलो चलते हैं, अगर हम नहीं गए तो ये छोटे शैतान हंगामा खड़ा कर देंगे, देवराज ने हंसते हुए कहा। इसके साथ ही प्रभारी छात्रों की उम्मीद भरी नजरों के बीच बाहर आ गए। साप्ताहिक परीक्षा खत्म होने के बाद जाहिर तौर पर अब रैंक और इनामों का ऐलान करने का समय था। छात्र भी इसी चीज का सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनकी सारी कड़ी मेहनत इसी पल के लिए थी, ताकि वे अच्छे नतीजे हासिल कर सकें, इनाम पाएं और एक अच्छी शुरुआत बना सकें, जो उनके अभ्यास के लिए बहुत मददगार साबित होगा। देवराज ने छात्रों के बेताब चेहरों को देखा और अब उन्हें और इंतजार नहीं करवाया। वे जोर से हंसे। मैं इस साप्ताहिक परीक्षा में तुम्हारे प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट हूं और सभी प्रशिक्षक भी बहुत संतुष्ट हैं। इससे पता चलता है कि पिछले 10 दिनों में तुमने सच में लगन से अभ्यास किया है और तुम्हें दिए गए संसाधनों को बर्बाद नहीं किया है।
इसलिए 9 प्रभारियों के साथ बात करने के बाद मैंने फैसला किया है कि इस साप्ताहिक परीक्षा के सभी इनामों को 20% बढ़ा दिया जाएगा। जैसे ही उनकी बात खत्म हुई, छात्रों ने तुरंत आसमान फाड़ देने वाले शोर के साथ खुशी मनाई। प्रभारी महोदय की जय हो। बूढ़े देवराज कमाल हैं। बूढ़े देवराज, अब मैं आपके दरवाजे के सामने कचरा नहीं फेंकूंगा। उन बहुत ही ज्यादा उत्साहित छात्रों को देखकर देवराज ने अपनी बात जारी रखी। और इस साप्ताहिक परीक्षा में कुछ छात्रों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि वे कौन हैं, क्योंकि हर कोई इसे देख सकता है। मैं ऐलान करता हूं कि इस साप्ताहिक परीक्षा में गौरव और देव दोनों एक साथ तीसरी जगह पर हैं। शिखा दूसरी जगह पर है। और पहली जगह आर्यन को मिलती है। हर किसी की नजरें आर्यन की तरफ घूम गईं, जो इज्जत और खौफ से भरी थीं। ये सबसे बड़ा दानव था। पहली जगह, वो सच में इसके लायक था। प्यारे छात्रों, ट्रेनिंग कैंप का सफर तो बस अभी शुरू ही हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में तुम इसी तरह कोशिश करते रहोगे, अपनी पहले वाली लगन को बनाए रखोगे और सबसे ऊपर पहुंचने के लिए मुश्किलों का सामना करोगे। भविष्य में तुम यकीनन अपने आज के इस मेहनती रूप का शुक्रिया अदा करोगे। अगली साप्ताहिक परीक्षा के लिए मुझे उम्मीद है कि मैं पहली जगह पर कोई नया चेहरा देखूंगा। जैसे ही ये शब्द कहे गए, एक छात्र ने तुरंत मजाक उड़ाते हुए कहा, आर्यन देवता जैसे दानव के होते हुए पहली जगह कौन छीन सकता है? दूसरी जगह के लिए लड़ना ज्यादा सही है। हर कोई जोर से हंस पड़ा। यही सच था। आर्यन पहले ही सबको बहुत पीछे छोड़ चुका था। ये साफ तौर पर देखा जा सकता था कि जब तक ट्रेनिंग कैंप खत्म नहीं होता, तब तक सिर्फ आर्यन ही पहली जगह पर राज करेगा। देवराज ने अपना सिर हिलाया और हंसते हुए बोले, नौजवानों को अभी भी कुछ सपने देखने चाहिए। हंसने के बाद उन्होंने अपनी बात जोड़ी, अंकों का इनाम बाद में तुम्हारे खातों में डाल दिया जाएगा। इसके अलावा छात्र आर्यन का प्रदर्शन बहुत ही शानदार था। 10,000 जानवरों की भूल भुलैया को पार करने के लिए उसे एक खास इनाम मिलेगा। बाद में मेरे दफ्तर में आना। देवराज को तुरंत महसूस हुआ कि एक बहुत ही तेज नजर उन पर टिकी हुई है। वे मन ही मन हंसे, ए छोटे शैतान, मैं पक्के तौर पर तुझे अपनी मुट्ठी में कर लूंगा। देवराज और बाकी लोगों की जाती हुई पीठ को देखकर सभी छात्रों के दिलों की उत्सुकता अपनी चोटी पर पहुंच गई। खास इनाम, पता नहीं ये क्या है। क्या ये प्रभारी महोदय की कोई असली लड़ने की कला हो सकती है? प्रभारी महोदय बर्फीली ताकत में माहिर हैं और आर्यन देवता के पास बिजली और आग की दोहरी ताकतें हैं। मुझे लगता है कि यह कोई लड़ने की कला नहीं है, शायद अंकों की कोई बहुत बड़ी रकम होगी। या फिर कोई बहुत ही कीमती जादुई खजाना। जो भी हो, वो वैसे भी हमारे लिए नहीं है। हर कोई बहुत ईर्ष्या कर रहा था, लेकिन वे ये भी जानते थे कि यह एक ऐसा इनाम था जिसे आर्यन ने अपनी खुद की कड़ी मेहनत और ताकत से कमाया था। ईर्ष्या करने का कोई फायदा नहीं था। आर्यन ने अपने हाथ रगड़े, वो उम्मीदों से भरा हुआ था। एक खिताब वाला युद्ध सम्राट किस तरह का खास इनाम तैयार करेगा? चुपचाप ज्वाला पक्षी की मुश्किल बढ़ा दी, यह कोई तुक नहीं बनता अगर वे मुझे एक श्रेणी लड़ने की कला न दें, है ना? उसने मन ही मन मुंह बनाया। वो पहले से ही जानता था कि ज्वाला पक्षी का वो आखिरी बदलाव प्रभारियों ने जानबूझकर उसकी हदें आजमाने के लिए किया था। अगर उसे ज्वाला पक्षी के अगले स्तर में बदलने से ताकतों को मिलाने के बारे में कुछ समझ न मिली होती, तो शायद वो सच में बहुत बड़ी गड़बड़ कर देता। हालांकि फायदे भी बहुत बड़े थे। पुराने समय में आर्यन ने ताकतों को मिलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हो पाया था, क्योंकि बिजली और आग की दोहरी ताकतें बहुत ही ज्यादा हावी होने वाली थीं। लेकिन अब उसने आखिरकार कुछ तरीके समझ लिए थे। हालांकि वो अभी तक असल जिंदगी में इस वार को फिर से नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर उसने सावधानी नहीं बरती तो वो फट सकता था। लेकिन आर्यन को कोई चिंता नहीं थी। एक रास्ता मिल जाने के बाद वो आखिरकार आभासी दुनिया में लगन से अभ्यास करके इसमें पूरी तरह से माहिर हो जाएगा। तब तक ये वार उसका सबसे ताकतवर हुक्म का इक्का बन जाएगा। गहरी सोच में डूबे होने के बावजूद आर्यन के कदम बहुत तेज थे। विशाल और बाकी लोगों से मिलने के बाद वो तुरंत प्रभारी के दफ्तर की तरफ चल दिया। अध्याय 113 हैरान करने वाला राज। ये पहली बार था जब आर्यन देवराज के इतने करीब था। हालांकि वे अभी अधेड़ उम्र के ही थे, लेकिन उनके बाल पूरी तरह से सफेद हो चुके थे और आंखों के किनारों पर झुर्रियां थीं, जिससे वे काफी थके हुए और उम्रदराज लग रहे थे। जहां तक आर्यन जानता था, एक युद्ध सम्राट स्तर के ताकतवर इंसान की ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि उस पर उम्र का ऐसा असर नहीं दिखना चाहिए। इनकी भी अपनी कोई कहानी है, उसने मन ही मन सोचा। देवराज भी आर्यन को बहुत ध्यान से देख रहे थे। वो जोश से भरा हुआ था, उसकी गहरी काली आंखें तारों से भरे आसमान जैसी थीं, और उनमें छुपे हुए खौफनाकपन को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था।
बुरा नहीं है, इसमें मेरी जवानी के दिनों वाली थोड़ी सी खूबसूरती झलकती है। देवराज ने आर्यन को बैठने का इशारा किया और मुस्कुराए, उनकी आंखें तारीफ से भरी थीं, और वे अभी भी आर्यन के शानदार प्रदर्शन को याद कर रहे थे। आर्यन के चेहरे के भाव नहीं बदले और वो हंसते हुए बोला, हम दोनों ही काफी हैंडसम हैं। देवराज जोर से हंस पड़े, उनकी आंखें और भी ज्यादा खुश हो गईं। उन्हें आर्यन का टैलेंट पसंद आया था और उन्हें उसका अंदाज भी बहुत अच्छा लगा। तुम्हें हमारे संघ के अभी के हालातों के बारे में क्या लगता है? हंसने के बाद देवराज ने अचानक पूछा। आर्यन थोड़ा रुका, और फिर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने कुछ पल के लिए सोचा और कहा, मैंने एक बार सोचा था कि इतने सालों की मेहनत और संसाधनों को जोड़ने के बाद संघ की ताकत बहुत पहले ही खूंखार जानवरों से आगे निकल चुकी होगी और अपनी इस दुनिया को पूरी तरह से साफ करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हालांकि जैसे जैसे मैं असली मार्शल आर्ट्स की दुनिया को समझने लगा, तो मुझे पता चला कि कुछ चीजें उतनी आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। ओह, वो कैसे? लगता है कि तुम्हारी सोच संघ के आम लोगों की सोच से काफी अलग है। देवराज की आंखें उसे बहुत बारीकी से परख रही थीं। देवराज के चेहरे के भाव देखकर आर्यन को अपने अंदाजे पर और भी ज्यादा यकीन हो गया। वो सीधा होकर बैठ गया, उसकी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी लेकिन बहुत पक्की थी। सबसे पहले, 10,000 जानवरों का कबीला नाम की वो बीमारी है। मैंने एक से ज्यादा बार 10,000 जानवरों वाले कबीले का सामना किया है, और तभी मुझे समझ आया कि यह गुट कितना पागल हो चुका है, जो छुपकर अनगिनत खौफनाक और खूनी अपराध कर रहा है। दूसरा, ये ट्रेनिंग कैंप है। मैंने पिछले सालों के रिकॉर्ड देखे हैं, और ऐसा लगता है कि यह सिर्फ पिछले 5 सालों से ही शुरू किया गया है। ट्रेनिंग कैंप में मैं संसाधनों की भरमार को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन इससे एक बात भी साफ होती है। संघ बहुत तेजी से टैलेंट को आगे बढ़ाना चाहता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो संघ के अभी के हालात उतने अच्छे बिल्कुल नहीं है जितना हर कोई सोचता है, और असल में वे बहुत खराब भी हो सकते हैं। आर्यन ने सीधा देवराज की आंखों में देखा, वो जरा भी नहीं डरा, और उसने पूरे भरोसे के साथ अपना अंदाजा बताया। असल में यह उसके दिल में हमेशा से एक शक था। संघ को आखिर हुआ क्या है? इसमें इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई दे रही है? देवराज ने आह भरी और कहा, नई पीढ़ी सच में बहुत खौफनाक है। तुम इतनी साधारण सी जानकारी से भी सच्चाई का अंदाजा लगा सकते हो, तुम्हारी नजर सच में बहुत पैनी है। जैसा कि तुमने कहा, संघ के हालात सच में अच्छे नहीं हैं। खूंखार जानवर पलटवार कर रहे हैं। जैसे ही उनकी बात खत्म हुई, आर्यन का शरीर कांप उठा। ये कितनी हैरान करने वाली खबर थी। सैकड़ों साल पहले जब कुछ युद्ध देवता स्तर के ताकतवर इंसानों ने जादुई स्तर के खूंखार जानवरों को कुचला था, तब से लेकर अब तक संघ में शांति थी। और अब खूंखार जानवर सच में पलटवार करने वाले थे। मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। पुराने समय से ही किताबों में जो लिखा होता है वो हमेशा सच नहीं होता। अपने अभी के नजरिए से तुम आसानी से इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि उस समय के वे ताकतवर इंसान सिर्फ युद्ध देवता स्तर के नहीं थे। देवराज ने अपनी बातों से हैरान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, और एक और बहुत बड़ा राज खोल दिया। आर्यन के दिल में एक बहुत बड़ा तूफान उठने लगा। असल में उसे बहुत पहले ही इस बात पर शक होने लगा था। मिसाल के तौर पर इसी ट्रेनिंग कैंप को ही ले लो, जहां सैकड़ों युद्ध राजा प्रशिक्षक मौजूद हैं। थोड़ा सा हिसाब लगाने पर ही पता चल जाएगा कि संघ के पास पक्के तौर पर बहुत सारे युद्ध राजा स्तर के ताकतवर इंसान मौजूद हैं। अगर सही अनुपात से हिसाब लगाया जाए, तो युद्ध देवता स्तर के ताकतवर इंसान यकीनन बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन वे उंगलियों पर गिने जाने लायक भी नहीं हो सकते थे। अब उसे आखिरकार देवराज से अपना जवाब मिल ही गया। युद्ध देवता स्तर से भी ऊपर। बिल्कुल सही, तुम्हारे जैसे जीनियस लोगों के लिए वही वो चोटी है जहां तक तुम्हें पहुंचना चाहिए। देवराज की आंखों में पुरानी यादें ताजा हो गई थीं। अगर वे घायल न हुए होते, तो शायद उनके पास भी इसकी एक छोटी सी उम्मीद होती। उन्होंने अपना सिर हिलाया और आगे कहा, तुमने एक अंदाजा गलत लगाया है। ट्रेनिंग कैंप 10 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन तब यह इतने बड़े पैमाने पर नहीं था जितना अब है। 10 साल पहले खूंखार जानवर, जो संघ के साथ हमेशा एक बराबरी की टक्कर बनाए हुए थे, उन्होंने पागलों की तरह पलटवार करना शुरू कर दिया, और कई ताकतवर और अजीबोगरीब प्रजातियां सामने आ गईं। हमारे संघ की सदियों की मेहनत भी कुछ समय के लिए उन पर हावी नहीं हो पाई। अब इस जंगली इलाके के खतरे का स्तर कई गुना बढ़ गया है। कई जंगली इलाके जिन्हें आजाद करा लिया गया था, वे फिर से उनके कब्जे में चले गए और वापस खूंखार जानवरों के अड्डे बन गए। खूंखार जानवर एक बहुत ही हैरान करने वाली रफ्तार से अपने अगले स्तर में बदल रहे हैं। पिछले ही साल 4 नए एस श्रेणी के जंगली इलाके और जुड़ गए हैं। आर्यन की आंखें हैरानी से भर गईं। एक
एस श्रेणी के जंगली इलाके का मतलब था कि उसके अंदर जादुई स्तर से भी ज्यादा ताकतवर खूंखार जानवर मौजूद थे। उनमें से 4 का होना सच में कुछ ज्यादा ही खौफनाक था। तभी तो संघ होनहार नौजवान मार्शल आर्टिस्ट तैयार करने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुका रहा है। आर्यन को आखिरकार समझ आ गया, ये सब खूंखार जानवरों की अगले स्तर में बदलने की रफ्तार की वजह से मजबूरी में किया जा रहा था। हालांकि देवराज का लहजा बिल्कुल भी शांत नहीं था। संघ के ये संसाधन हवा से नहीं आते हैं। सदियों से जोड़ा गया ये खजाना अगर इतनी तेजी से खर्च किया गया तो यह इस तरह की बड़े पैमाने की ट्रेनिंग को ज्यादा से ज्यादा 10 सालों तक ही चला पाएगा। उनका मतलब साफ था, अगर संघ के नए नौजवान उनका मुकाबला नहीं कर पाए तो भविष्य में सिर्फ तबाही ही होगी। इसी वजह से संघ के अंदर भी अलग अलग तरह की राय सामने आने लगी थी। कुछ लोगों का कहना था कि संसाधनों को पूरी तरह से उन असली होनहारों पर लगा दिया जाए, जिससे समय बढ़ सके और ज्यादा युद्ध देवता स्तर के ताकतवर इंसान तैयार किए जा सकें। लेकिन कुछ लोगों को लगता था कि सिर्फ इसी तरह की कड़ी और आपस में टक्कर वाली ट्रेनिंग से ही असली ताकतवर इंसान पैदा किए जा सकते हैं, और वैसे भी खूंखार जानवर इंसानियत के लिए ज्यादा समय नहीं छोड़ेंगे। अगर वे सब मारे गए तो संसाधनों को बचाकर रखने का कोई फायदा नहीं होगा। आर्यन शांत हो गया। अचानक एक बहुत बड़े खतरे के एहसास ने उसके दिल को घेर लिया। 10 साल न बहुत लंबा समय है और न बहुत छोटा। अगर उस समय के सूर्य, चंद्र, इंद्र और वायु जैसे बेमिसाल होनहार सामने आ सकें तो ये खतरा शायद बिना लड़े ही टल जाए। आर्यन, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। तुम्हारे जैसा जीनियस संघ की उम्मीद है और इसीलिए मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। याद रखना, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। देवराज ने अपने दिल की गहराई से ये बातें कहीं। उन्हें सच में उम्मीद थी कि इंसानियत तरक्की कर सके और संघ सलामत रहे। आर्यन को अपने कंधों पर एक बहुत बड़ा बोझ महसूस हुआ। देवराज एक ऐसे बड़े इंसान थे जो जिंदगी का सही रास्ता दिखा सकते थे, जिससे उसके दिल में उनके लिए इज्जत और भी बढ़ गई। प्रभारी महोदय, मैं समझ गया, आर्यन ने धीरे से कहा। उसकी बातें पक्के इरादे से भरी थीं। हालांकि उसे दबाव महसूस हो रहा था, लेकिन वो निराश नहीं था। 10 साल की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसने मन ही मन उस संघ के बारे में खुद से पूछा जहां उसने 18 साल बिताए थे, वो हर जानी पहचानी चीज। पहला मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल, जनता कन्वीनियंस स्टोर और सुपरमार्केट, आकाश इंटरनेट कैफे, वरुण, पड़ोस वाले रामू काका, कमला आंटी, वे सभी प्यारे और मुस्कुराते हुए चेहरे। क्या तुम चाहते हो कि यह सब गायब हो जाए? नहीं, चूंकि तुम ऐसा नहीं चाहते, तो फिर कड़ी मेहनत करो। अचानक आर्यन के अभ्यास के लिए एक नया लक्ष्य बन गया था। उसे खुद पर पूरा भरोसा था। प्रभारी महोदय, आर्यन आपको निराश नहीं करेगा। उस नौजवान की काली आंखें शांत और पक्की थीं, और उनमें जो जज्बा था, उसने देवराज को पल भर के लिए ख्यालों में खो जाने पर मजबूर कर दिया। फिर वे दिल खोलकर हंस पड़े। बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैंने तुम्हें पहचानने में कोई गलती नहीं की। उनकी हंसी खुशी से भरी थी, मानो उन्हें कोई ऐसा इंसान मिल गया हो जो उनकी विरासत को, उनकी रूहानी अमानत को आगे ले जा सके। इस तरह मैं इसे बेफिक्र होकर तुम्हें सौंप सकता हूँ। आर्यन की उम्मीद भरी नजरों के बीच देवराज ने एक बहुत ही पुरानी किताब निकाली। उस पर 5 शब्द लिखे थे, नवचक्र देव दानव शरीर। अध्याय 114, नवचक्र देव दानव शरीर। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। नवचक्र देव दानव शरीर, कितना खौफनाक और हावी होने वाला नाम है। क्या प्रभारी महोदय ने मेरे लिए यही इनाम तैयार किया है? आर्यन की उम्मीद भरी नजरों के बीच देवराज ने धीरे से बोलना शुरू किया। उन्होंने उस पुरानी किताब के कवर को हल्के से सहलाया, उनके छूने के अंदाज में एक हिचकिचाहट सी थी। सच कहा जाए तो वे बहुत लंबे समय तक सोच विचार करते रहे थे, और उन्होंने अपने दिमाग में आर्यन के इनाम को कई बार बदला था। आखिरकार वे शरीर को मजबूत करने वाली इस लड़ने की कला पर आकर रुके थे। ये शरीर को मजबूत करने वाली एक बहुत पुरानी लड़ने की कला है जो मुझे उस समय एक रहस्यमयी दुनिया से मिली थी। जैसा कि तुम जानते हो, हमारी दुनिया की अभी की मार्शल आर्ट्स अलग अलग रहस्यमयी जगहों से मिली पुरानी विरासतों से ही शुरू हुई है। उस समय 4 बेमिसाल और ताकतवर इंसानों ने अपने खौफनाक टैलेंट से मार्शल आर्ट्स को एक साथ जोड़ा था, जिसकी वजह से आज हमारे पास ये शानदार मार्शल आर्ट्स की दुनिया है। हालांकि पुरानी लड़ने की कलाओं को अभी भी कमजोर नहीं समझा जा सकता। सच कहूं तो मेरे हिसाब से हमारी अभी की मार्शल आर्ट्स उस बीते हुए शानदार समय की बस एक बची खुची परछाई ही है। आर्यन की आंखें हैरानी से भर गईं। यह एक पुरानी लड़ने की कला थी, और खास तौर पर शरीर को मजबूत करने के लिए थी। देवराज ने अपनी बात जारी रखी। पुरानी लड़ने की कलाओं की शर्तें आमतौर पर बहुत सख्त होती हैं और उन्हें समझना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसी हिसाब से उनकी ताकत भी बहुत खौफनाक होती है।
ये नव चक्र देव दानव शरीर पुरानी लड़ने की कलाओं में भी बहुत ही बेमिसाल है। इसके अभ्यास के लिए बहुत ही शुद्ध ऊर्जा और खून की जरूरत होती है, जो तुम्हारे खास शरीर के लिए बिल्कुल सही है। बस अफसोस की बात यह है कि मुझे जो किताब मिली थी वो अधूरी है और इसमें सिर्फ पहले 3 चक्र ही बचे हैं। लेकिन फिर भी एक बार जब इन तीनों चक्रों का अभ्यास कर लिया जाएगा तो वे अनगिनत युद्ध देवता स्तर के ताकतवर इंसानों को कुचलने के लिए काफी होंगे। यहाँ तक कि अगर तुम सिर्फ पहले चक्र का अभ्यास भी करते हो तो भी ये तुम्हारे शरीर को एक युद्ध राजा के बराबर ताकतवर बनाने के लिए काफी होगा। देवराज हल्के से मुस्कुराए और उन्होंने वो पुरानी किताब आर्यन के हाथों में सौंप दी। उन्होंने भी उस समय इस लड़ने की कला का अभ्यास करने की कोशिश की थी, लेकिन बदकिस्मती से उनका शरीर एक आम शरीर था और वे इसकी शुरुआत तक नहीं कर पाए थे, जिसका उन्हें हमेशा पछतावा रहा। कड़ी मेहनत करना और मेरी उम्मीदों को मत तोड़ना। आर्यन की आंखें चाहत से भरी थीं। सिर्फ पहला चक्र ही उसके शरीर को एक युद्ध राजा के बराबर बना सकता था। वो सोच भी नहीं सकता था कि सभी 9 चक्रों का अभ्यास करना कितना खौफनाक होगा। यह अफसोस की बात थी कि सिर्फ पहले 3 चक्र ही बचे थे। पुरानी मार्शल आर्ट सच में बहुत ही शानदार थी। आर्यन हैरानी से कहे बिना नहीं रह सका। अभी की मार्शल आर्ट्स में ज्यादातर लोग ऊर्जा और खून का इस्तेमाल करते हैं। यह ऊर्जा और खून इंसानी खून जैसा नहीं है, यह अंदरूनी ताकत जैसा ज्यादा है। हालांकि जैसे जैसे ऊर्जा और खून का स्तर बेहतर होता है, शरीर की ताकत भी बढ़ती है, लेकिन ये बढ़त इतनी भी ज्यादा नहीं होती है। सिर्फ शरीर को मजबूत करने वाली लड़ने की कलाओं से ही एक ताकतवर शरीर पाया जा सकता है, यहाँ तक कि सिर्फ अपने शरीर की ताकत से ही खूंखार जानवरों को कुचला जा सकता है। जहां तक आर्यन को पता था, शरीर को मजबूत करने वाले मार्शल आर्टिस्ट अभी के संग में धीरे धीरे मशहूर हो रहे थे, लेकिन वे अभी भी बहुत ज्यादा नहीं फैले थे। देवराज ने भी उसकी बात से पूरी सहमति जताई। तुम्हारा टैलेंट बेमिसाल है। अगर तुम्हें कभी किसी रहस्यमयी दुनिया में जाने का और पूरा नवचक्र देव दानव शरीर हासिल करने का मौका मिले तो शायद तुम भविष्य में पुरानी मार्शल आर्ट्स के उस शानदार रूप की एक और झलक देख सको। आर्यन ने जोर से सिर हिलाया। हालांकि रहस्यमयी दुनिया में जाना अभी उसके लिए बहुत दूर की बात थी, उसे हर चीज को कदम दर कदम लेकर चलना था। जाओ, ट्रेनिंग कैंप में बचे हुए समय में कोई ढील मत बरतना, अपनी कड़ी मेहनत जारी रखो। समझ गया, आर्यन ने पूरी गंभीरता से जवाब दिया। उसका दिल देवराज के लिए एहसानमंदी से भरा हुआ था। नवचक्र देव दानव शरीर साफ तौर पर देवराज की अपनी चीज थी और उनका इसे इनाम के तौर पर देना यह दिखाता था कि वे आर्यन को कितनी ज्यादा अहमियत देते थे। आर्यन को मुड़कर जाते हुए देखकर देवराज को एक सुकून का एहसास हुआ। उनकी आंखों में पुरानी यादों की एक झलक थी। मेरे पुराने दोस्त, इस बार मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा वारिस ढूंढ लिया है। अब तुम स्वर्ग में चैन से सो सकते हो। ... कमरे में आर्यन पालथी मारकर बैठ गया और उसने बेताबी से नवचक्र देव दानव शरीर की किताब को खोला। लड़ने की कलाओं वाली डिस्क की आदत पड़ने के बाद उसे इस तरह की पुरानी किताब पढ़ना थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने उसे बहुत ध्यान से पढ़ा। वो जितना पढ़ता जा रहा था उतना ही हैरान होता जा रहा था। नवचक्र देव दानव शरीर का तरीका बहुत ही गहरा था। हर एक चक्र शरीर का एक नया बदलाव था और 9 चक्रों के बाद कोई भी एक बहुत ही खौफनाक देव दानव शरीर में बदल सकता था। पहला चक्र शरीर को एक युद्ध राजा के बराबर बना सकता है, दूसरा चक्र एक युद्ध सम्राट के बराबर और तीसरा चक्र एक युद्ध देवता के बराबर। अगर आप इसमें ऊर्जा और खून की ताकत भी जोड़ दें तो वो नज़ारा, उसके बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। आर्यन ने एक लंबी सांस छोड़ी, उसकी आंखें जोश से जल रही थीं। यह उस शरीर को मजबूत करने वाली लड़ने की कला से कहीं ज्यादा बेहतर थी जिसके बारे में उसने शुरू में सोचा था। आखिरकार उस समय वो सिर्फ अपने शरीर के बचाव को मजबूत करने के बारे में ही सोच रहा था। हालांकि इसके अभ्यास की मुश्किल भी बहुत ज्यादा है। जैसा कि एक पुरानी लड़ने की कला से उम्मीद की जाती है, यह ऊर्जा की भी बहुत भूखी है। अपनी 10,000 गुना वृद्धि के साथ आर्यन ने जल्दी ही इस लड़ने की कला की बुनियादी बातों को समझ लिया था। लेकिन सच में पहले चक्र का अभ्यास पूरा करना इतना आसान नहीं था। इसके लिए जरूरी संसाधन कोई छोटी मोटी रकम नहीं थे। नवचक्र देव दानव शरीर में 2 मुख्य मुश्किलें थीं। पहली थी इसे समझना। यह आर्यन के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। अपनी 10,000 गुना वृद्धि के साथ उसे इसमें सिर्फ कुछ ही दिन लगेंगे। दूसरी थी इसका अभ्यास, जिसके लिए लगातार ऊर्जा और खून से अपने शरीर को जगाना पड़ता था और आखिर में अगले स्तर को पार करने के लिए खूंखार जानवरों के खून से नहाना पड़ता था। अगर समय का हिसाब लगाया जाए तो लगभग 10 दिनों में अगली साप्ताहिक परीक्षा के बाद वो 3 पत्तियों वाला सर्प फूल पूरी तरह से खिल जाएगा। शायद मैं जाकर उसे देख सकूं। उस समय खूंखार जानवरों का शिकार करने के लिए जंगली इलाके में जाना बिल्कुल सही रहेगा।
आर्यन की आंखें चमक उठीं। वो उस 3 पत्तियों वाले सर्प फूल की जानकारी नहीं भूला था जो उसे विक्रम से मिली थी। वो ट्रेनिंग कैंप के ठीक बाहर वाले जंगली इलाके में था। वो सच में जानना चाहता था कि उसे अपना निशाना कौन बना रहा है। ट्रेनिंग कैंप में आने से पहले के मुकाबले मेरी ताकत में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। इसके पीछे जो भी इंसान है उसने पक्के तौर पर इसकी उम्मीद नहीं की होगी। आर्यन ने हिसाब लगाना शुरू किया कि अगले कुछ दिनों में वो कितना ताकतवर बन सकता है। मुझे इस साप्ताहिक परीक्षा में 6000 अंक मिले हैं और अगली साप्ताहिक परीक्षा में भी शायद इतने ही मिलेंगे। इन अंकों के साथ और कुछ दिनों के अभ्यास से मेरी ऊर्जा के लिए सीमा युद्ध जनरल के स्तर को पार करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं शायद नव चक्र देव दानव शरीर के पहले चक्र के अभ्यास को भी उसकी आखिरी हद तक पहुंचा सकूं। भले ही मैं एक युद्ध राजा की बराबरी न कर पाऊं, लेकिन यह मेरे शरीर की ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। और स्वर्गद्वार गुप्त रहस्य। आर्यन की आंखें चमक उठीं। जब से उसे स्वर्गद्वार गुप्त रहस्य मिला था, उसने लगन से उसका अभ्यास किया था और अब वो अगले स्तर को पार करने के करीब था। एक बार जब वो इसे कामयाबी के साथ पार कर लेगा, तो उसकी रूह की ताकत में एक बहुत ही शानदार बदलाव आएगा और वो एक आम इंसान से 4 गुना ज्यादा हो जाएगी। और उसकी ऊर्जा और खून की शुद्धता भी फिर से बढ़ जाएगी। दूसरों के लिए अपने से ऊंचे स्तर वालों से लड़ना लगातार मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन आर्यन के लिए ये और भी आसान होता जाएगा। और प्रशिक्षक गरिमा ने मुझसे एक श्रेणी लड़ने की कला का वादा किया है। ये सोचकर आर्यन और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। बिना किसी शक के उसकी ताकत में एक बहुत बड़ा उछाल आने वाला था। अगर उसकी अभी की ताकत सिर्फ एक अर्ध राजा स्तर की थी, तो संसाधनों के इस खजाने को हजम करने के बाद उसकी ताकत पक्के तौर पर असली राजा स्तर तक पहुंच जाएगी। और वो भी सिर्फ शुरुआती स्तर का युद्ध राजा नहीं। जहां तक बारीकियों की बात है, यह इस बात पर तय होगा कि उस समय सभी चीजों के मिलने से पैदा होने वाली ताकत कितनी खौफनाक होगी। अभ्यास, अभ्यास। आर्यन पूरी तरह से बेताब हो रहा था। पहले वो संसाधनों और लड़ने की कलाओं की कमी से परेशान था, लेकिन अब एक साथ अभ्यास करने के लिए बहुत सी चीजें आ गई थीं। उसे सब कुछ सही से करने के लिए थोड़े समय की जरूरत थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरी लगन से स्वर्गद्वार गुप्त रहस्य का अभ्यास किया। उसके बाद उसने बिजली और आग वाले कणों को महसूस किया। अपनी अभी की रफ्तार से वो और 2 दिनों में चरम युद्ध जनरल के स्तर को पार करने के लिए जरूरी कणों के गाढ़ेपन तक पहुंच जाएगा। उस समय वो बस बी श्रेणी ऊर्जा के तरल पदार्थ की एक बोतल खरीद लेगा। एक एक करके अभ्यास खत्म हुए और आर्यन बहुत ही संतुष्ट महसूस कर रहा था। अपनी लगातार हो रही तरक्की को इस तरह महसूस करने का यह एहसास सच में बहुत ही शानदार था। वो ट्रेनिंग रूम से बाहर आया। काफी रात हो चुकी थी। वो अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। समय सच में कितनी जल्दी बीत जाता है। मैं कल प्रशिक्षक गरिमा से मिलने जाऊंगा। वैसे भी ए श्रेणी लड़ने की कला वही थी और वो कहीं भागकर नहीं जाने वाली थी। अध्याय 115 गरिमा, मुझे थोड़ी शांति चाहिए। अगला दिन ट्रेनिंग कैंप में एक बार फिर अभ्यास का वही चहल पहल वाला माहौल लौट आया था। ये पहले से भी ज्यादा होड़ कम्पेटिटिव वाला हो गया था। साप्ताहिक परीक्षा के दौरान होनहार छात्रों के प्रदर्शन ने हर किसी को बहुत ज्यादा जोश से भर दिया था, खास तौर पर आर्यन ने, जिसने हर किसी के दिल में इज्जत और लड़ने का जज्बा दोनों पैदा कर दिए थे। अगर इतना खौफनाक टैलेंट रखने वाला इंसान भी इतनी लगन से काम कर रहा है, तो फिर आपके पास ऐसा न करने का क्या बहाना है। हर कोई खुद को साबित करने के लिए अपने अंदर की पूरी ताकत लगा रहा था। लड़ने की कलाओं की क्लास के दौरान गरिमा ने उस दिन की अपनी क्लास खत्म की और फिर आर्यन से कहा, तुम मेरे साथ आओ। आर्यन का दिल कांप उठा। वो जानता था कि गरिमा उसे एक श्रेणी लड़ने की कला सिखाने वाली हैं। दीपेश और बाकी लोगों की ईर्ष्या भरी नजरों के बीच वो जल्दी से गरिमा के पीछे पीछे चल दिया। जल्द ही वे दोनों गरिमा के रहने की जगह पर पहुंच गए। ये तो साफ था, प्रशिक्षकों के रहने की जगह छात्रों की जगह से कहीं ज्यादा आलीशान थी। आर्यन ने चुपके से चारों तरफ देखा। तभी उसे गरिमा की आवाज सुनाई दी, अंदर आ जाओ और दरवाजा बंद कर दो। आर्यन का चेहरा डर से भर गया। प्रशिक्षक, आपने कहा था कि मैं खुद को बेचूंगा नहीं। गरिमा ने झुंझलाते हुए अपनी आंखें घुमाई। ये ट्रेनिंग रूम है, यहाँ शांति रहती है, छोटे शैतान। आर्यन हंसा। अगर यह आपके लिए है तो ऐसा करना नामुमकिन भी नहीं है। वो जाहिर तौर पर जानता था कि गरिमा का मतलब वो नहीं था, उसे बस वहां का माहौल थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए उसने यूं ही कुछ भी बोल दिया। और हुआ भी ऐसा ही। अकेले होने की वो हल्की सी झिझक तुरंत गायब हो गई। आर्यन ने गरिमा के ट्रेनिंग रूम में चारों तरफ देखा। यह उसके अपने ट्रेनिंग रूम से 10 गुना बड़ा था। हे भगवान, ये कितना आलीशान है।
उसने आंखें फाड़कर हैरानी से कहा। गरिमा मुस्कुराई। पसंद आया। अच्छे से अभ्यास करो और जब तुम युद्ध राजा के स्तर जान वैंग रेल्म तक पहुंच जाओगे तो तुम भी प्रभारी महोदय से इसके लिए दरखास्त कर सकते हो। आर्यन का चेहरा तुरंत उतर गया। जब तक वो युद्ध राजा के स्तर तक पहुंचेगा तब तक वो पहले ही आर्यन मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल, जैंगनन मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल जा चुका होगा, फिर उसे इसकी क्या जरूरत होगी। गरिमा हंसी। आखिरकार वे आर्यन का मुंह थोड़ा सा लटकाने में कामयाब हो ही गईं। फिर उनके चेहरे के भाव गंभीर हो गए और वे बोलीं, ठीक है, अब काम की बात करते हैं। हमारी बात हुई थी कि अगर तुम साप्ताहिक परीक्षा में पहली जगह हासिल करोगे तो मैं तुम्हें एक श्रेणी लड़ने की कला सिखाऊंगी। तुम चुनो, तुम तलवार की तकनीक, चलने की तकनीक या पैरों की तकनीक, क्या सीखना चाहते हो। आर्यन की आंखें चमक उठीं। क्या मैं ये सब सीख सकता हूँ? दफा हो जाओ। इसके अलावा कुछ और सीखने के लिए तुम्हें अंकों पॉइंट्स के बदले उन्हें खरीदना होगा। मैं तुम्हें 50% की छूट दे दूंगी, हर तकनीक के लिए 2000 अंक। गरिमा ने अपनी आंखें घुमाईं। उनके चेहरे के भाव साफ कह रहे थे, तुम क्या सपने देख रहे हो। आर्यन ने अपने हाथ रगड़े और हंसा। तो फिर मैं तलवार की तकनीकें सीखूंगा। 2000 अंक, ये तो उसकी जान लेने जैसा होगा। गरिमा का खिताब लाल ज्वाला तलवार राजा था। कोई बेवकूफी होगा जो उनसे तलवार की तकनीकें नहीं सीखेगा। मुझे पता था कि तुम तलवार की तकनीकें ही सीखना चाहोगे। अच्छा हुआ कि मैं पहले से तैयार थी। मुझे 2 तलवार की तकनीकों में सबसे ज्यादा महारत हासिल है। एक है ब्लेजिंग लिमिट मैट ब्लेड और दूसरी है रेड फ्लेम सर्कुलर सेबर। तुम इनमें से कौन सी चुनना चाहते हो? आर्यन ने पूरी गंभीरता से कहा। प्रशिक्षक, कृपया मुझे इनके बारे में थोड़ा बताएं। जब काम की बात आती थी तो आर्यन कभी भी मजाक नहीं करता था। गरिमा ने धीरे धीरे बताना शुरू किया। ब्लेजिंग लिमिट मैट ब्लेड पूरी तरह से हमले पर टिकी है, जो तुम्हारे थंडर एनाहिलेशन स्लैश के दूसरे हिस्से से किसी भी तरह कमजोर नहीं है। एक बार इसमें महारत हासिल करने के बाद तुम युद्ध राजा के स्तर पर आजादी से घूम सकते हो, और अगर तुम इसके असली मतलब कंसेप्चुअल लेवल को समझ गए तो तुम एक युद्ध सम्राट के सामने भी अपनी तलवार चला सकते हो। रेड फ्लेम सर्कुलर सेबर पूरी तरह से बचाव पर टिकी है। ये तुम्हारे बचाव की कमजोरियों को काफी हद तक दूर कर सकती है। इस तलवार के हाथ में होने से आम युद्ध राजा तुम्हारे बचाव को तोड़ नहीं पाएंगे, जो पैदाइशी तौर पर तुम्हें एक ऐसी जगह पर खड़ा कर देगा जहां तुम्हें हराया नहीं जा सकता। मेरी राय यही है कि तुम रेड फ्लेम सर्कुलर सेबर चुनो। आखिरकार जब तुम हाई स्कूल जाओगे तो तुम अभी भी थंडर एनाहिलेशन स्लैश का दूसरा हिस्सा ले सकते हो, जिससे हमला और बचाव एक दूसरे को पूरा कर देंगे। साफ था कि उन्होंने इस बारे में बहुत पहले ही सोच लिया था। वे ऊपर से जितनी बेपरवाह दिखती थी, असल में वैसी नहीं थी। हालांकि आर्यन की सोच उनसे बिल्कुल अलग थी। हमेशा से ही तलवार की तकनीकों को लेकर उसका एक ही उसूल था, हमला और सिर्फ हमला। उसके हिसाब से सबसे अच्छा बचाव हमला ही था। और तो और उसे अभी अभी नवचक्र देव दानव शरीर मिला था। उसे अपने बचाव के लिए किसी भी तलवार की तकनीक के सहारे की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। प्रशिक्षक, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं चुनता हूं ब्लेजिंग लिमिट मैट ब्लेड। मेरी तलवार की तकनीक बचाव के लिए नहीं बनी है। वाक्य के पहले हिस्से पर गरिमा ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन फिर तुरंत उनकी बोलती बंद हो गई और वे आर्यन को गुस्से से घूरे बिना नहीं रह सकी। ठीक है, चूंकि तुमने खुद ही अपना फैसला कर लिया है। अपनी बात खत्म करने के बाद उन्होंने अपने युद्ध के कवच को उतारना शुरू कर दिया। आर्यन तुरंत सन्न रह गया। अरे 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 प्रशिक्षक, आप क्या कर रही हैं? क्या आप मुझे तलवार की तकनीकें नहीं सिखा रही हैं? कवच के उतरते ही गरिमा का छरहरा शरीर तुरंत दिखाई देने लगा। एक छोटे से टैंक टॉप ने आर्यन को राहत की सांस लेने दी। हालांकि वे अभी भी बहुत खूबसूरत लग रही थीं, लेकिन कम से कम वे पूरी तरह से बिना कपड़ों के नहीं थीं। वो गरिमा का मतलब भी समझ गया था। यह इसलिए था ताकि वो उनकी बांह और कंधे की मांसपेशियों की ताकत और साथ ही उनके खून की ऊर्जा, ब्लड एनर्जी के बहाव को बेहतर तरीके से देख सके। तभी तो उन्होंने बाहर न सिखाकर अपने निजी ट्रेनिंग रूम को चुना था। इस पल आर्यन के दिल में एक बहुत बड़ी एहसानमंदी की भावना पैदा हुई। लड़ने की कलाओं को इस तरह खुद करके सिखाना आमतौर पर सिर्फ उन्हीं शिष्यों को मिलता है जो किसी उस्ताद से सीधे तौर पर सीखते हैं। अकेले किसी पुरानी किताब को समझने के मुकाबले ये बहुत तेज तरीका था। गरिमा ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनके दिल में आर्यन के लिए बहुत इज्जत थी। वरना किसी आम इंसान के लिए वे बस एक डिस्क उसकी तरफ उछाल देती और उनका काम खत्म हो जाता। गरिमा के शरीर पर खून की ऊर्जा के बहाव के रास्ते साफ दिखाई दे रहे थे।
उनकी आंखें धीरे धीरे गंभीर हो गईं, और उनके हाथ में मौजूद लंबी तलवार से धीरे धीरे आग की लपटें उठने लगीं। आर्यन, ध्यान से देखना। आर्यन का चेहरा तुरंत ध्यान से भर गया। अगले ही पल, गरिमा का ऑरा अचानक बदल गया, और एक बहुत ही खूंखार तलवार का इरादा चारों तरफ फैल गया, और उन्होंने ब्लेजिंग लिमिट मैट ब्लेड दिखाना शुरू कर दिया। चूंकि वे इसे सिर्फ दिखा रही थी, इसलिए उनकी रफ्तार तेज नहीं थी। हालांकि, आर्यन उसके अंदर छुपी हुई एक खौफनाक ताकत को महसूस कर सकता था। तलवार का हर वार बहुत ही अचूक था, जो आग की ताकत पर उनके आखिरी कंट्रोल को दिखा रहा था। आग जैसी तलवार की रोशनी सीटी बजाती हुई हवा में बिखर गई, जिससे उसका दिमाग चकराने लगा। हाँ, जैसे जैसे तलवार का इरादा और मजबूत होता गया, गरिमा के मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली। उनकी तलवार की नोक पर कभी न खत्म होने वाली आग पागलों की तरह कहर बरपा रही थी, और फिर वो लगभग 1 इंच लंबी तलवार की रोशनी में बदल गई। ये ब्लेजिंग लिमिट मैट ब्लेड का आखिरी और सबसे जानलेवा वार था। फ्लेम एक्सट्रीमिटी एक्सप्लोजन। फ्लेम एक्सट्रेमिटी एक्सप्लोजन। थंडर ड्रैगन ब्रेक से बिल्कुल अलग, जिसका बाहरी रूप बहुत ही हावी होने वाला था, और जिसकी तलवार की ऊर्जा आसमान और जमीन को ढक लेती थी। फ्लेम एक्सट्रीमिटी एक्सप्लोजन का ये वार बहुत ही दबा हुआ और खामोश सा था। आर्यन बस थोड़ा सा महसूस करके ही बता सकता था कि 1 इंच लंबी ये तलवार की रोशनी कितनी खौफनाक थी। एक बार जब यह फट पड़ेगी, तो यह यकीनन आसमान और जमीन को तबाह कर देगी। हिस, जैसा कि एक श्रेणी लड़ने की कला से उम्मीद की जाती है। उसने मन ही मन ठंडी सांस ली, और फिर उसके अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई। उसने इतनी ताकतवर लड़ने की कला सीख ली थी। गरिमा ने धीरे धीरे उस 1 इंच लंबी तलवार की रोशनी को गायब कर दिया, और हैरान आर्यन को देखकर मजाक में बोली, कैसा लगा? ये लड़ने की कला थोड़ी मुश्किल है ना? वे खुशी से मुस्कुराईं। वे अक्सर आर्यन के सनकीपन से हैरान हो जाती थीं, और आखिरकार उन्हें भी उसे हैरान करने का मौका मिल ही गया। ए छोटे शैतान, अब मैं तुझे नहीं संभाल सकती। आर्यन ने किसी चूजे की तरह अपना सिर हिलाया। ये बहुत मुश्किल है, वो अपने दिल से बोल रहा था। अगर गरिमा ने खुद उसे यह करके न दिखाया होता, तो उसे शुरू करने के लिए ही इसे कम से कम कई बार देखना पड़ता। अभी के उलट, जहां वो इसे एक ही बार में समझ गया था, यह मुश्किल यकीनन उसके द्वारा सीखी गई सभी लड़ने की कलाओं में सबसे ज्यादा थी। गरिमा मुस्कुराई। तो फिर मैं इसे तुम्हारे लिए कुछ और बार करके दिखाऊंगी। ध्यान से देखना और अच्छे से सीखना। आखिरकार उन्हें एक प्रशिक्षक होने का एहसास हो ही गया था। लेकिन तुरंत ही आर्यन की कमजोर सी आवाज गूंजी, जिससे उनके चेहरे के भाव जम गए। प्रशिक्षक, मैं इसे सीख चुका हूँ। गरिमा पीछे मुड़ी, और उनके दिमाग में धीरे धीरे एक सवालिया निशान क्वेश्चन मार्क बनने लगा। क्या तुम इसे बहुत मुश्किल कहते हो? उन्होंने अपनी आंखें सिकुड़ी और अपनी तलवार आर्यन की तरफ उछालते हुए बोली, मुझे दिखाओ। उनके मन में बहुत खुजली हो रही थी। अगर उन्हें पता चला कि वो उनसे झूठ बोल रहा है, तो वे उसकी टांगें तोड़ देंगी। लेकिन जैसे ही आर्यन ने एक के बाद एक तलवार के वार किए, गरिमा के चेहरे के भाव बदलने लगे। आखिर में, जब आर्यन ने ब्लेजिंग लिमिट मैट ब्लेड को पूरी तरह से कर दिखाया, तो गरिमा का दिमाग भटकने लगा। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? क्या मैं एक श्रेणी लड़ने की कला सिखा रही हूँ? क्या मैंने गलती से कोई डी श्रेणी लड़ने की कला सिखा दी है? उस समय ब्लेजिंग लिमिट मैट ब्लेड में महारत हासिल करने में मुझे कितना समय लगा था? कुछ दिन या कुछ हफ्ते? प्रशिक्षक, मैं इसे सीख गया हूँ, है ना? आर्यन ने एक शर्मिंदगी भरी मुस्कान के साथ कहा। गरिमा ने बेबसी से अपना हाथ हिलाया। मुझसे बात मत करो, मुझे थोड़ी शांति चाहिए। अध्याय 116। डरो मत, तुम्हारे पास एक जादुई तरकीब है। समय बहुत तेजी से बीत गया। जब से गरिमा ने आर्यन को ब्लेजिंग लिमिट मैट ब्लेड सिखाई थी, वो पूरी तरह से आजाद हो गया था। गरिमा ने कहा था कि वे उसे जल्दी दोबारा नहीं देखना चाहती हैं, और उसे कहीं जाकर आराम करने को कहा। आर्यन इस बात से बहुत खुश था। उसने खुद ही अपने अभ्यास की रफ्तार तय की, और उसके दिन बहुत अच्छे से गुजर रहे थे। सुप्रभात, आर्यन देवता। छात्र लगातार आर्यन का अभिवादन कर रहे थे। उनकी आंखें इज्जत से भरी थीं। ये वो चीज थी जो आर्यन ने अपनी असली ताकत से कमाई थी। हाल ही में एक और साप्ताहिक परीक्षा हुई थी, और जैसा कि उम्मीद थी, आर्यन ने एक बार फिर बिना किसी शक के पहली जगह हासिल की। उसने हर किसी को पूरी तरह से कुचल दिया था, और यह पिछली बार से भी ज्यादा खौफनाक था। और उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया था, जिससे हर किसी ने पहली जगह पाने का लालच पूरी तरह से छोड़ दिया था। आर्यन के होते हुए, बाकी लोग ईमानदारी से सिर्फ दूसरी जगह के लिए ही लड़ सकते थे। अब देव, शिखा और गौरव दूसरी जगह के लिए एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। हर कोई एक दूसरे से बढ़कर था।
कुछ लोगों ने तो आधी रात को गौरव को ट्रेनिंग ग्राउंड में अपनी तलवार की तकनीकों का अभ्यास करते हुए भी देखा था। आर्यन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। छात्रों को ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ जाते देखकर उसे अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ, मानो ऐसी जिंदगी अब उससे बहुत दूर जा चुकी हो। तुम्हारी जिंदगी मेरा सपना है। मजाक में अपनी शेखी बघारते हुए आर्यन मुस्कुराया और उल्टी दिशा में चल दिया। वो एक ऐसा खास छात्र था जिसे आजादी से घूमने की इजाजत थी। सुबह मैं ताकत वाले कणों के अभ्यास वाले कमरे में उन्हें महसूस करने की रफ्तार बढ़ाऊंगा। दोपहर में मैं ब्लेजिंग लिमिट मैट ब्लेड का अभ्यास करूंगा और नव चक्र देव दानव शरीर को मजबूत करूंगा। और शाम को मैं स्वर्ग द्वार गुप्त रहस्य का अभ्यास करूंगा और आभासी दुनिया में अपने तलवार के इरादे को निखारूंगा। ऐसी जिंदगी सच में बहुत व्यस्त लेकिन मजेदार है। उसने गहरी भावना के साथ आह भरी। वो ताकत वाले कणों के अभ्यास वाले कमरे में चला गया। लगातार 2 साप्ताहिक परीक्षाओं में पहली जगह पाने की वजह से आर्यन के पास कमरे को मुफ्त इस्तेमाल करने का बहुत सारा समय था। उसकी परछाई अक्सर अभ्यास वाले इलाके में देखी जा सकती थी। यही वजह थी कि कई छात्र आर्यन की इज्जत करते थे। उसका टैलेंट दानवों जैसा था, वो बहुत ही मेहनती था और सबसे जरूरी बात, उसमें कोई घमंड नहीं था। वो हमेशा छात्रों के अभ्यास से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रहता था। भला ऐसे हैंडसम लड़के को कौन पसंद नहीं करेगा। आर्यन की जिंदगी एक सही तालमेल के साथ चल रही थी। वो ट्रेनिंग कैंप की जिंदगी का पूरी तरह से आदी हो चुका था। जाहिर है वो कभी कभी आराम भी करता था। ताश खेलना उसके कुछ शौक में से एक था। विशाल और उन दोनों नौसिखियों को हराने के बाद आर्यन ने गौरव और शिखा को भी इसमें शामिल कर लिया। शुरुआत में गौरव और बाकी लोग पूरे भरोसे से भरे हुए थे। उन्हें लगा कि भले ही वे आर्यन को लड़ाई में नहीं हरा सकते, लेकिन कम से कम ताश के खेल में वे अपनी भड़ास तो निकाल ही सकते हैं। लेकिन बहुत जल्द एक एक करके वे चुपचाप वहां से चले गए। संघ की इंसान हर कोई एक ही बात पर सहमत हुआ और फिर उन्होंने आर्यन को ताश खेलने वाली टीम से पूरी तरह बाहर निकाल दिया। अब दूसरी साप्ताहिक परीक्षा के बाद का दूसरा दिन था। आर्यन ने हमेशा की तरह अभ्यास किया। 20 श्रेणी ऊर्जा के तरल पदार्थ की एक बोतल पीने के बाद उसके शरीर की ऊर्जा और खून तुरंत उबलने और उफनने लगे। वो पहले से ही इसमें माहिर हो चुका था। सिस्टम की आवाजें लगातार उसके कानों में गूंज रही थीं और आर्यन का मूड बहुत ही खुश था। सीमा युद्ध जनरल अपने शरीर के अंदर बहुत ही विशाल ऊर्जा और खून को महसूस करते हुए उसके होंठों के कोने हल्के से ऊपर की तरफ मुड़ गए। और वो सिर्फ अभी अभी सीमा युद्ध जनरल बनने वाला इंसान नहीं था। इस पल आर्यन की ऊर्जा और खून पहले ही 6000 कैलोरी से ऊपर पहुंच चुके थे। उसकी ताकत पहली साप्ताहिक परीक्षा देने के समय से कहीं ज्यादा थी। आर्यन को पूरा भरोसा था, भले ही उसके दूसरे हुक्म के इक्कों को न गिना जाए, सिर्फ ऊर्जा और खून की इस तरक्की के दम पर वो एक शुरुआती स्तर के युद्ध राजा का मुकाबला कर सकता था, या यहां तक कि एक शुरुआती स्तर के युद्ध राजा को हरा भी सकता था। जैसे ही वो अभ्यास जारी रखने वाला था, उसका फोन अचानक बजा। ये वरुण था। आर्यन की आंखों में थोड़ी हैरानी दिखाई दी। ट्रेनिंग कैंप के इन पिछले कुछ दिनों में वो कभी कभी वरुण से बात कर लेता था, लेकिन उसने वरुण को अपनी तरफ से फोन करते हुए बहुत कम देखा था। वो जानता था वरुण को उसके अभ्यास में खलल डालने से डर लगता था। उस हादसे के बाद से वरुण बहुत बदल गया था। वरुण, तुम कुछ दिनों के बाद काफी बेहतर लग रहे हो। आर्यन ने फोन के दूसरी तरफ चेहरे पर रौनक लिए हुए वरुण को देखा और हैरानी से मुस्कुराया। वो सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा था, उसे सच में ऐसा लग रहा था। और उसने साफ तौर पर महसूस किया कि वरुण का मूड भी पहले से काफी खुश हो गया है। वरुण हल्का सा मुस्कुराया। आर्यन भाई, इस दौरान आपकी भेजी गई ताकत की दवाइयों का शुक्रिया। पहले हाई स्कूल का ये शेर जल्द ही बाहर निकलने वाला है। उसने अपने आम स्वभाव से अलग हटकर मजाक किया। आर्यन बहुत खुश था और वरुण को बात करने के मूड में देखकर उसने उसे ट्रेनिंग कैंप की कुछ मजेदार कहानियां सुनाई। जब उसने बताया कि ट्रेनिंग कैंप में ललित नाम का एक उप प्रभारी है, तो वे दोनों जोर से हंस पड़े और मजाक करने लगे कि वो पक्का वरुण का कोई खोया हुआ चाचा होगा। वरुण, चिंता मत करो, मेरे पास अब युद्ध राजा के स्तर की ताकत है। वो दिन दूर नहीं जब मैं यकीनन तुम्हारी ऊर्जा और खून के केंद्र को ठीक करने का खजाना ढूंढ लूंगा। मुझ पर यकीन रखो। आर्यन की आंखें पक्के इरादे से भरी थीं। वरुण हंसा और उसने अपना सिर हिलाया। आर्यन भाई, मुझे आप पर यकीन है, लेकिन आपको खुद पर इतना दबाव डालने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि मैंने कभी इसके लिए आपको कसूरवार नहीं माना, और वैसे भी एक आम इंसान होना भी काफी अच्छा है। वो सच में बहुत शांत लग रहा था। मैंने आपको इस बार बात करने और कुछ बताने के लिए फोन किया था। मेरा शरीर काफी अच्छी तरह से ठीक हो रहा है। कुछ समय के लिए मैं आराम करने के लिए संघ के अलग अलग हिस्सों में घूमने का सोच रहा हूँ।
मैं कुछ समय के लिए अकेले शांति से रहना चाहता हूँ, और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे डर था कि कहीं आप चिंता न करने लगें। तो ऐसी बात है, आराम करना अच्छी बात है। अगर तुम्हें पैसों की कमी हो तो मुझे बताना। तुम्हारा आर्यन भाई तुम्हारा पूरा खर्च उठाएगा। आर्यन को अचानक बात समझ आ गई, और फिर वो मुस्कुराया। वरुण जोर से हंस पड़ा। तो क्या मैं, वरुण, सच में कोई बोझ बन जाऊंगा? आर्यन भाई, चिंता मत कीजिए, घूमने में कितने पैसे लग सकते हैं? और फिर, मैं काम भी करूंगा। ठीक है फिर, मैं फोन रख रहा हूँ। दोनों ने फोन रखने से पहले कुछ और देर तक बात की। इस पल, नागपुर शहर में, वरुण ने कटे हुए फोन की तरफ देखा और खुद से बुदबुदाया। वो अभी से एक युद्ध राजा के बराबर है। आर्यन भाई सच में एक दानव हैं। गगन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उनकी बराबरी कर पाऊंगा? उसके दिमाग में एक घमंडी सी आवाज गूंजी। चिंता मत करो, मैं, उस्ताद गगन, हमेशा अपनी बात का पक्का हूं। देखो, क्या तुम्हारी ऊर्जा और खून का केंद्र अब ठीक नहीं हो गया है? और ये तुम्हारे उस पुराने कचरा शरीर से कहीं बेहतर है। हालांकि तुम्हारे सामने वाला वो लड़का भी कोई आसान इंसान नहीं लगता, लेकिन डरो मत, तुम्हारे पास एक जादुई तरकीब है। वरुण ने अपने अंदर फिर से ताकत को उफनते हुए महसूस किया, जो पहले से सैकड़ों गुना ज्यादा थी, और उसकी आंखें खुशी से भर गईं। इस दौरान, जैसे जैसे वो उस पीतल की घंटी की बची हुई रूह, गगन के साथ घुलने मिलने लगा, उसे समझ आ गया कि हालांकि यह इंसान बातों में घमंडी था, लेकिन असल में वो काफी अच्छा था। उसे बस वो ही वाली अजीब सी हंसी हंसना बहुत पसंद था। एक बार जब तुम मेरे साथ अगली रहस्यमयी दुनिया में जाओगे और एक और टुकड़ा ढूंढ लोगे, तो फिर तुम खगोलीय दानव रूप का अभ्यास शुरू कर सकते हो। उस्ताद गगन तुम्हें 10,000 जानवरों के कबीले पर राज करने के लिए आगे बढ़ाएंगे। अगर मैं, उस्ताद गगन, इस मनहूस 10,000 जानवरों के कबीले को घुटनों पर न ले आऊं, तो मेरा नाम भी गगन नहीं। वरुण ने हंसते हुए पीतल की घंटी पर एक मुक्का मारा और उसे डांटते हुए बोला। गगन, तुम कुछ ज्यादा ही भावुक हो रहे हो। बकवास बंद करो, चलो जल्दी चलते हैं। चलो, चलो, चलो। दूसरी तरफ, आर्यन मुस्कुराया और उसने अपना सिर हिलाया। वो इस बात से बहुत खुश था कि उसके अच्छे भाई का मूड अब काफी बेहतर हो गया था। पहले वाला वरुण बहुत उदास रहता था, जिसकी वजह से उसे चिंता होती थी। इस पल, उसकी सोच और भी ज्यादा साफ हो गई थी। अचानक, उसकी आंखें चमक उठी, उसे महसूस हुआ मानो उसकी रूह किसी आखिरी मुकाम तक पहुंच गई हो। ये तो दोहरी खुशी है। स्वर्ग द्वार की दूसरी परत को पार करना तो बस कुछ ही दूर है। आर्यन कई दिनों से इस पल का इंतजार कर रहा था। इस स्तर को पार करने के बाद, मैं तुरंत ट्रेनिंग कैंप से बाहर जाने की दरखास्त दूंगा। 3 पत्तियों वाले सर्प फूल, मैं आ रहा हूँ। इसी यकीन के साथ, आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अगले स्तर को पार करने की कोशिश शुरू कर दी। अध्याय 117, स्वर्ग द्वार की दूसरी परत। आर्यन पालथी मारकर बैठ गया। उसके दिमाग में एक सुनहरी सीढ़ी उभर आई और उसने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। कुछ समय तक अभ्यास करने के बाद, वो स्वर्गद्वार गुप्त रहस्य की पहली परत लेयर से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो चुका था, और उसे जो दबाव महसूस होता था वो लगातार कम होता जा रहा था। वो जानता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि स्वर्गद्वार की पहली परत का असर अब उस पर कम हो रहा था। हालांकि, इस बार, शायद इसलिए क्योंकि वो दूसरी परत को पार करने वाला था, सुनहरी सीढ़ी का दबाव पहले से 10 गुना ज्यादा था, जिससे उसे लगा मानो वो स्वर्गद्वार गुप्त रहस्य का पहली बार अभ्यास करते समय होने वाले दर्द में वापस लौट आया हो। आर्यन ने अपने दांत पीसे और कदम दर कदम आगे बढ़ा। उसकी रूह का शरीर चकनाचूर होने की कगार पर था, लेकिन उसकी आंखें और भी ज्यादा चमकने लगी थी, उनमें सुनहरी रोशनी की एक झलक भी थी, जो इस बात का सबूत था कि उसकी रूह की ताकत एक खास मुकाम तक पहुंच चुकी थी। डटे रहो, डटे रहो। आर्यन लगातार आगे बढ़ता रहा, एक पक्के यकीन के साथ चढ़ता रहा। यह एक ऐसी चीज थी जिसमें सिस्टम उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था, उसे सिर्फ खुद पर ही भरोसा करना था। इस दौरान मिले तजुर्बे के बाद, आर्यन के मार्शल आर्ट्स के यकीन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। वो अब किसी कम उम्र के लड़के जैसा नहीं लगता था। आखिरकार, आर्यन चोटी पर पहुंच गया और फिर उसने नीचे छलांग लगा दी। पल भर में, उसकी रूह की गहराइयों से अनगिनत सुनहरे टुकड़े उभर कर सामने आए, और आर्यन की रूह की ताकत ने तुरंत एक बहुत बड़ी और शानदार छलांग, क्वालिटेटिव लीप, लगाई। अगर इसे आंकड़ों में बताया जाए, तो ये 3 से 4 हो गई थी। स्वर्गद्वार गुप्त रहस्य की दूसरी परत को कामयाबी के साथ पार कर लिया गया था। खड़े होते हुए, आर्यन की आंखों की वो शानदार रोशनी बहुत ही चकाचौंध करने वाली थी। इस पल, उसे स्वर्गद्वार का अभ्यास करने के बाद होने वाली आम थकावट महसूस नहीं हो रही थी। इसके उलट, वो पूरी तरह से जोश और ताकत से भरा हुआ था। उसके दिमाग में एक ताजगी भरी ठंडक फैल गई, जो उसकी रूह में हो रहे बदलाव का सबूत थी।
हालांकि उसकी रूह की ताकत में सिर्फ एक का ही इजाफा हुआ था, लेकिन आर्यन को महसूस हुआ कि उसकी रूह में एक बहुत ही शानदार बदलाव, क्वालिटेटिव चेंज आया है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर भी उसने पाया कि 100 मीटर के दायरे में मौजूद हर चीज उसे साफ दिखाई दे रही थी। यह आंखों से देखने से भी कहीं ज्यादा साफ था। पहले वाले धुंधले एहसास से अलग, उसकी अभी की रूह की समझ, परसेप्शन किसी भगवान के नजरिए जैसी थी। बिना किसी शक के 100 मीटर के दायरे में आर्यन की लड़ने की ताकत और भी ज्यादा खौफनाक होने वाली थी। सिर्फ इतना ही नहीं, रूह की ताकत में इस सुधार के साथ आर्यन को हल्का सा एहसास हुआ कि वो अब अपनी ऊर्जा और खून, वाइटल एनर्जी एंड ब्लड के उतार चढ़ाव को बहुत आसानी से छुपा सकता है। अगर वो अपनी ताकत नहीं दिखाता, तो देवराज भी शायद उसके असली स्तर का पता नहीं लगा पाएंगे। जहां तक ताकत वाले कणों के साथ उसकी समझ और तालमेल की बात है, वे दोनों ही एक नए स्तर पर पहुंच चुके थे। इस तरह तो ब्लेजिंग लिमिट मैट ब्लेड का पूरी कामयाबी के स्तर तक पहुंचना बस कुछ ही दूर है। आर्यन बहुत खुश था, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई थी। इस पल, उसकी रूह में आए शानदार बदलाव के साथ आर्यन के शरीर की ऊर्जा और खून में भी एक शानदार बदलाव आ रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पहली बार 10,000 जानवरों वाले मोती से जागा था। पल भर में ही उसकी शुद्धता एक बार फिर बहुत तेजी से बढ़ गई। रंबल, ऊर्जा और खून किसी बहुत बड़ी और ताकतवर नदी की तरह उफनते हुए उसके शरीर को नहला रहे थे, और ताकतवर ऊर्जा उसके शरीर में भर गई। आर्यन के चेहरे पर एक नशा सा छा गया था। उसने अपनी मुट्ठी भींची। उसे पूरी तरह से यकीन था कि इस पल उसकी ऊर्जा और खून की शुद्धता एक युद्ध राजा की बराबरी कर सकती है। आर्यन के उस दबाव, मोमेंटम के साथ मिलकर, जो युद्ध राजा के स्तर से किसी भी तरह कमजोर नहीं था। अगर ताकत वाले कणों के गाढ़ेपन, कंसंट्रेशन में थोड़ा सा फर्क न होता, तो ये लगभग कहा जा सकता था कि वो सच में एक असली युद्ध राजा था। भले ही वो एक ऐसा युद्ध राजा था जिसकी ऊर्जा और खून 6000 काज से ज्यादा थी, लेकिन उसकी ऊर्जा और खून की कुल मात्रा थोड़ी कम थी। अब, अगर मेरा सामना फिर से ज्वाला पक्षी से होता, तो क्या हुआ अगर वो अपने अगले स्तर में बदल भी जाता? मैं सीधा उसका सिर धड़ से अलग कर देता। आर्यन ने पूरे भरोसे के साथ मन ही मन हंसते हुए सोचा। उसकी लड़ने की ताकत पक्के तौर पर राजा स्तर तक पहुंच चुकी थी। जहां तक उसके सही स्तर की बात है, वो तो उसे किसी दुश्मन का सामना करने पर ही पता चलेगा। उसके अपने अंदाजे के हिसाब से वो आसानी से एक मध्य स्तर युद्ध राजा, इंटरमीडिएट बैटल किंग का मुकाबला कर सकता था। अफसोस की बात है, मैं अभी भी 10,000 जानवरों वाले मोती के अंदर नहीं जा सकता। आर्यन को थोड़ा अफसोस हुआ। जैसे ही उसकी रूह की ताकत बढ़ी, उसने तुरंत 10,000 जानवरों वाले मोती से संपर्क करने की कोशिश की। बदकिस्मती से, हालांकि उसे एक हल्का सा जुड़ाव महसूस हुआ, लेकिन वो अभी भी उसके अंदर नहीं जा सका। उसके अंदर मौजूद खूंखार जानवरों के ताकतवर खून के बारे में सोचकर आर्यन को बहुत ईर्ष्या हुई। लगता है मुझे अभी भी स्वर्ग द्वार का अभ्यास जारी रखना होगा। तीसरी परत तक पहुंचने के बाद मेरी रूह का शरीर 10,000 जानवरों वाले मोती के अंदर जाने के लायक हो जाएगा। खून की नदी वाली दुनिया और स्वर्ग द्वार दोनों ही उसके अभ्यास के लक्ष्यों में से थे। कोई जल्दी नहीं है, आराम से। जल्दी का काम शैतान का होता है। स्वर्ग द्वार गुप्त रहस्य के दूसरी परत तक पहुंचने के बाद अगला कदम एक बहुत ही धीमा और मेहनत वाला काम था, जिसके बाद आखिर में एक बहुत बड़ी छलांग लगाकर अगले स्तर को पार किया जा सकता था। आर्यन खड़ा हुआ और उसने खिड़की के बाहर देखा। मेरी ताकत का यह उछाल कुछ समय के लिए रुक गया है। अब जंगली इलाके में जाने का समय आ गया है। पहले से मिली जानकारी के हिसाब से 3 पत्तियों वाला सर्प फूल, 3 लीफ सर्पेंट बर्थ फ्लावर अगले कुछ दिनों में पूरी तरह से खिलने वाला है। उसकी आंखों में रोशनी चमक उठी। हालांकि 3 पत्तियों वाला सर्प फूल सिर्फ एक बी श्रेणी का खजाना था, लेकिन काबिलियत को थोड़ा सा बेहतर करने के इसके असर ने आर्यन को ललचा दिया था और यह आजमाने लायक था। आर्यन को अपनी अभी की ताकत पर पूरा भरोसा था। भले ही वो जीत ना पाए, लेकिन उसे यकीन था कि वो सुरक्षित वापस आ सकता है। आखिरकार, उसके दुश्मनों की नजरों में, वो युद्ध जनरल, बैटल जनरल की ताकत वाला सिर्फ एक छोटा सा मोहरा था। वे एक छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा कदम नहीं उठाएंगे, और एक युद्ध जनरल को मारने के लिए किसी युद्ध सम्राट या यहाँ तक कि किसी युद्ध देवता को तो बिल्कुल नहीं भेजेंगे, है ना? मुझे देखने दो कि इसके पीछे कौन है। एक ठंडी सांस के साथ आर्यन ने जंगली इलाके में जाने की अपनी आने वाली यात्रा के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अगले दिन देवराज ने अपने सामने खड़े आर्यन को देखा और हैरानी से पूछा, तुम खूंखार जानवरों का शिकार करने के लिए जंगली इलाके में जाना चाहते हो? आर्यन ने सिर हिलाया और कहा,
बिल्कुल सही, देवराज अंकल, आप भी जानते हैं कि नवचक्र देव दानव शरीर के अगले स्तर को पार करने के लिए खूंखार जानवरों के खून से नहाना पड़ता है, और खूंखार जानवरों के खून को सोखने से इस लड़ने की तकनीक के अभ्यास की रफ्तार भी बढ़ सकती है। इन दिनों आर्यन और देवराज का रिश्ता काफी गहरा हो गया था। देवराज कभी कभी आर्यन को अभ्यास से जुड़ी परेशानियों पर सलाह भी देते थे, जिसके लिए आर्यन उनका बहुत एहसानमंद था। ए छोटे शैतान, तुम्हें नवचक्र देव दानव शरीर का अभ्यास करते हुए कितना समय हुआ है? अभी खूंखार जानवरों के खून से नहाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि तुम ट्रेनिंग कैंप में बहुत लंबे समय तक रहने की वजह से बोर हो गए हो। देवराज हंसे, और उन्होंने आर्यन को अपनी उंगली से चुभाते हुए ऐसा चेहरा बनाया जो कह रहा हो, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझता हूँ, बच्चे। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, उसने कोई बहस नहीं की। वो देवराज से झूठ नहीं बोल रहा था, इस बार जंगली इलाके में जाने का उसका असल मकसद 3 पत्तियों वाला सर्प फूल ही था, लेकिन नवचक्र देव दानव शरीर का अभ्यास करने के लिए खूंखार जानवरों का शिकार करना भी उसके लक्ष्यों में से एक था। खूंखार जानवरों के खून के सहारे के बिना नवचक्र देव दानव शरीर के अभ्यास की रफ्तार इतनी तेज नहीं होती, और उसके अंकों का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस काम के लिए संसाधनों को खरीदने में खर्च हो गया था। खुशकिस्मती से इसके नतीजे बहुत अच्छे थे। पहला चक्र छोटी कामयाबी माइनर अकम्पलिशमेंट से बहुत दूर नहीं था। बाकी लड़ने की तकनीकों से अलग, नवचक्र देव दानव शरीर का हर एक चक्र सिर्फ छोटी कामयाबी और बड़ी कामयाबी मेजर अकम्पलिशमेंट के स्तरों में ही बंटा हुआ है। एक बार जब पहला चक्र छोटी कामयाबी तक पहुंच जाता है, तो यह एक युद्ध राजा का मुकाबला करने के लिए काफी होता है। और बड़ी कामयाबी तो एक चरम युद्ध राजा पीक बैटल किंग से भी लड़ सकती है। हालांकि इसमें खर्च होने वाले संसाधन कोई छोटी मोटी रकम नहीं थे, और यही वजह थी कि आर्यन ने खुद ही खूंखार जानवरों का शिकार करने के बारे में सोचा था। आर्यन के पक्के इरादे को देखकर देवराज ने उसे नहीं रोका। आखिरकार ताकतवर इंसानों को किसी बंद कमरे में तैयार नहीं किया जा सकता। और ट्रेनिंग के प्लान के हिसाब से ट्रेनिंग कैंप के छात्रों को वैसे भी खूंखार जानवरों से लड़ना ही था। आर्यन बस समय से थोड़ा पहले ही यह सब कर रहा था। बाहर जाकर कुछ तजुर्बा हासिल करना अच्छी बात है। तुम्हारी अभी की ताकत के साथ, भले ही तुम्हारा सामना किसी राजा स्तर के खूंखार जानवर से हो जाए, तो भी तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं होगा। पास वाले जंगली इलाके में संभल कर रहना, और तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों न ऐसा किया जाए, तुम बस कुछ और दिनों के लिए बाहर जाओ और अगली साप्ताहिक परीक्षा में हिस्सा मत लो। वरना वे बच्चे तुम्हारे हाथों बुरी तरह से हार मान बैठेंगे। जहां तक अंकों की बात है, मैं तुम्हारे लिए एक काम का इंतजाम कर दूंगा। फिर ट्रेनिंग कैंप तुम्हारे द्वारा शिकार किए गए सभी खूंखार जानवरों को इकट्ठा कर लेगा, और हम तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होने देंगे। देवराज हंसे। आर्यन के ट्रेनिंग कैंप में हावी होने के दौरान अभ्यास का माहौल सच में बहुत ज्यादा होड़ वाला हो गया था। लेकिन ऐसे दानव जैसे टैलेंट के उनके ऊपर होने से बाकी जीनियस लोगों के लिए भी यह कोई आसान समय नहीं था। समझ गया, देवराज अंकल। आर्यन की आंखें चमक उठी। वो भी यही चाहता था। ये तरीका साफ तौर पर उसके लिए ज्यादा फायदेमंद था, क्योंकि साप्ताहिक परीक्षा से मिलने वाले अंक उसकी जरूरतों के लिए पहले ही कुछ कम पड़ रहे थे। खूंखार जानवरों का शिकार करना, तुम जितनी मेहनत करोगे, तुम्हें उतना ही फायदा होगा। यह एक छोटा सा चोर दरवाजा बैक दूर था जो देवराज ने उसके लिए खोला था। ए छोटे शैतान, जाओ, लेकिन आखिरी मासिक परीक्षा से पहले वापस आना याद रखना। ये बहुत जरूरी है। देवराज ने उसे हिदायत दी। चिंता मत कीजिए देवराज अंकल, मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। मेरा मतलब है, मैं ज्यादा देर नहीं करूंगा। आर्यन हंसा और जल्दी से वहां से खिसक लिया। अध्याय 118 मजबूत शरीर। जैसे ही आर्यन ट्रेनिंग कैंप से बाहर निकला, एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर जोरावर सिंह हरे रंग के तरल पदार्थ से भरे एक ऊर्जा वाले कैप्सूल से जागा। उसके पास एक दरिंदा योद्धा बीस्ट वॉरियर इज्जत के साथ खड़ा था। क्या बात है, जोरावर सिंह नींद से जगा था और उसकी आंखों में थोड़ा गुस्सा था। दरिंदे योद्धा ने घबराते हुए कहा, हुजूर, आपने पहले मुझे याद दिलाने को कहा था कि मंगलनगर के पास वाले इस श्रेणी के जंगली इलाके में एक 3 पत्तियों वाला सर्प फूल पूरी तरह से खिलने वाला है। दरिंदे योद्धा की बात सुनकर जोरावर सिंह को याद आ गया। लगता था कि उसने सच में ऐसा कोई इंतजाम किया था। वो नाकारा विक्रम एक हाई स्कूल के बच्चे को भी नहीं संभाल पाया। वो सच में मरने के ही लायक था। ये सोचकर उसे गुस्सा आ गया। साथ ही उसके दिल में आर्यन को जान से मारने का इरादा भी भर गया। पिछली नकली परीक्षा की उसकी सारी योजना उस लड़के ने बुरी तरह से बिगाड़ दी थी, और फिर विक्रम, जिसे उसने इस काम के लिए भेजा था, उसे भी आर्यन ने पलटकर मार दिया। ऐसा लग रहा था मानो आर्यन उसकी जान का दुश्मन हो। चलो, मेरे साथ आओ। मुझे यकीन नहीं होता,
अगर मैं खुद मैदान में उतरूं, तो एक मामूली सा युद्ध जनरल बाजी कैसे पलट सकता है। जोरावर सिंह ने ठंडी सांस ली। इस पल, उसकी चोटें न सिर्फ पूरी तरह से ठीक हो चुकी थीं, बल्कि उसकी ताकत भी और बढ़ गई थी, जो किसी खिताब वाले युद्ध राजा से बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। वो इस उसूल को अच्छी तरह समझता था कि एक शेर भी खरगोश का शिकार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। हालांकि, दरिंदे योद्धा ने बहुत ही सावधानी से उसे टोकते हुए कहा, हुजूर, आप अभी नहीं जा सकते। मुख्यालय ने आपको बुलावा भेजा है। हुजूर, आपको 10,000 जानवरों के खून के कुंड वाली ताज़ा लिस्ट के लिए चुन लिया गया है। जोरावर सिंह पीछे मुड़ा, उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। सच में चुन लिया गया है। बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसने 3 बार बढ़िया कहा, वो अपनी खुशी रोक नहीं पा रहा था। ये 10,000 जानवरों के खून का कुंड कोई मामूली चीज नहीं थी। जो दरिंदे योद्धा इसके अंदर जाते थे, उन्हें बहुत बड़ी ताकत और किस्मत मिल सकती थी। जोरावर सिंह ने इस जगह को पाने के लिए बहुत लंबे समय तक काम किया था, यहाँ तक कि उसने 12 बुजुर्गों 12 एल्डर्स में से एक की चापलूसी भी की थी। बधाई हो, हुजूर। 10,000 जानवरों के खून के कुंड के बाद आपको यकीनन लाल लबादे वाले बुजुर्ग रेड रोब एल्डर के पद पर बढ़ावा मिल जाएगा। उस दरिंदे योद्धा की आंखें खौफ और इज्जत से भरी थीं। 10,000 जानवरों के कबीले में एक 10,000 जानवरों का दूत एक युद्ध राजा के बराबर होता है, जबकि एक लाल लबादे वाला बुजुर्ग एक युद्ध सम्राट होता है। जोरावर सिंह के अभी के स्तर के साथ 10,000 जानवरों के खून के कुंड में नहाने के बाद उसका युद्ध सम्राट बनना तो तय ही था। जोरावर सिंह बहुत अच्छे मूड में था, यहाँ तक कि उसे अपने पास खड़ा दरिंदा योद्धा भी पहले से बेहतर लग रहा था। एक बार जब मैं युद्ध सम्राट बन गया, तो मैं उस छोटे से कीड़े सिकंदर त्सिकोंग यांग से अपना बदला जरूर लूंगा। जहां तक आर्यन की बात है, उसने एक पल के लिए सोचा। उसका अपना भविष्य जाहिर तौर पर सबसे ज्यादा जरूरी था, युद्ध सम्राट बनने से बढ़कर कुछ भी नहीं था। हालांकि, वो आर्यन को इतनी आसानी से छोड़ना भी नहीं चाहता था। वो अपना एक भी श्रेणी का खजाना मुफ्त में किसी दुश्मन को नहीं दे सकता था। मेरे लिए मंगल नगर की शाखा से संपर्क करो। उनसे कहना कि मैं जोरावर सिंह बोल रहा हूँ, आने वाला लाल लबादे वाला बुजुर्ग, और मैं उनसे एक काम करने को कह रहा हूँ। जी, हुजूर। डॉट 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 डॉट। इस पल, आर्यन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक छोटी सी अनहोनी की वजह से उसे अपना निशाना बनाने वाला असली मास्टरमाइंड खुद नहीं आ पा रहा था। वो इस समय कम ऊंचाई पर हवा में तैरने, लो एल्टीट्यूड ग्लाइडिंग की अपनी काबिलियत को आजमा रहा था। शुरुआत में, ये सिर्फ युद्ध राजाओं के लिए ही मुमकिन था, लेकिन आर्यन की ऊर्जा और खून की शुद्धता किसी युद्ध राजा से बिल्कुल भी कम नहीं थी, इसलिए उसने ये काबिलियत समय से पहले ही हासिल कर ली थी। बैंग! आर्यन ने अपना पैर पटका, और उसका शरीर आसमान की तरफ उछल गया। उसकी ऊर्जा और खून लगातार उफन रहे थे, और उसे तुरंत महसूस हुआ कि उसके नीचे आने की रफ्तार काफी कम हो गई है, जो उसके लिए हवा में थोड़ी देर तक लड़ने के लिए काफी थी। अगर मैं इसके साथ थंडर विंग फ्लैश भी जोड़ दूं तो कैसा रहेगा? आर्यन की आंखें चमक उठी, और उसके पीछे मौजूद चौड़े बिजली के पंख तुरंत खुल गए। पल भर में, उसका धीरे धीरे नीचे आता हुआ शरीर अचानक ऊपर की तरफ उछल गया, और उसने फिर से उड़ान भर ली। वो साफ तौर पर हवा में दोहरी उड़ान भर सकता था। बुरा नहीं है, बिल्कुल बुरा नहीं है। यह असली लड़ाई में दुश्मनों को पक्के तौर पर हैरान कर देगा। जमीन पर हल्के से कदम रखते हुए आर्यन ने अपनी ऊर्जा और खून को बर्बाद करना सही नहीं समझा। इस पल, वो पहले ही ट्रेनिंग कैंप से निकल चुका था और धीरे धीरे इस श्रेणी के जंगली इलाके की गहराइयों में जा रहा था। तथाकथित श्रेणी जंगली इलाके का मतलब था कि वहां राजा स्तर के खूंखार जानवर मौजूद थे, और हो सकता है कि वे एक से ज्यादा भी हों। आर्यन को खुद पर चाहे जितना भी भरोसा क्यों न हो, वो कोई लापरवाही नहीं करेगा। वो अपनी जान हथेली पर नहीं रखना चाहता था। आखिरकार, ये पहली बार था जब वो सच में किसी जंगली इलाके में कदम रख रहा था। सावधानी बरतना कोई गलत बात नहीं थी। आर्यन ने अपने फोन पर नक्शा खोला और 3 पत्तियों वाले सर्प फूल की जगह की तरफ बढ़ने लगा। आसपास का नजारा धीरे धीरे खंडहर हो चुकी इमारतों से एक घने जंगल में बदल रहा था। जंगली इलाके की जितनी गहराई में जाएं, इंसानों के होने के निशान उतने ही कम होते जाते हैं। आर्यन का सामना खूंखार जानवरों से हुआ था, लेकिन कोई भी उच्च स्तर युद्ध जनरल के स्तर तक नहीं पहुंचा था। उसने बस लापरवाही से कुछ कमजोर जानवरों को मार गिराया जो उसका रास्ता रोक रहे थे। वो इन निचले स्तर के जानवरों पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। दहाड़! आगे बढ़ते हुए, एक जानवर की दहाड़ ने आर्यन का ध्यान अपनी तरफ खींचा। आर्यन की आंखें चमक उठीं। आगे, एक कई जैंग लंबा अजगर जैसी पूंछ वाला बहुत बड़ा बाघ दिखाई दिया, जो एक दूसरे खूंखार जानवर की लाश को फाड़ रहा था। वहां खून ही खून बिखरा हुआ था।
यह एक 5 सितारा उच्च स्तर युद्ध जनरल है, एक नीली धारियों वाला अजगर बाघ अजूर पैटर्न पाइथन टाइगर। उसे आखिरकार एक ललचाने वाला शिकार मिल ही गया था। दहाड़। नीली धारियों वाले अजगर बाघ ने आर्यन को देख लिया और एक धीमी सी दहाड़ मारते हुए अपने मुंह में दबे शिकार को छोड़ दिया। उसकी जानवर वाली आंखें चौकन्नी थीं। आर्यन ने अपना ऑरा नहीं छुपाया था और उसे महसूस हो गया था कि उसके सामने खड़ा यह इंसान कोई मामूली इंसान नहीं है। आओ एक दूसरे की ताकत आजमाते हैं। आर्यन ने नीली धारियों वाले अजगर बाघ को देखा, जो उसका इस तरह सामना कर रहा था मानो वो किसी बहुत बड़े दुश्मन से लड़ने वाला हो, और वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। दहाड़। भड़काए जाने पर नीली धारियों वाले अजगर बाघ की पहले से ही कम हो रही समझदारी तुरंत गायब हो गई। उसने एक धीमी सी दहाड़ मारी और खुद ही आर्यन की तरफ झपट पड़ा। उसकी ताकत सच में बहुत खौफनाक थी। एक 5 सितारा उच्च स्तर युद्ध जनरल एक सीमा युद्ध जनरल की बराबरी कर सकता था। अगर यह पहले वाला आर्यन होता तो शायद उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती, लेकिन अब वो इसे पल भर में ही आसानी से मार सकता था। हालांकि आर्यन लड़ाई को इतनी जल्दी खत्म नहीं करना चाहता था, वो नवचक्र देव दानव शरीर की ताकत को आजमाना चाहता था। अपने शरीर की खौफनाक ताकत को महसूस करते हुए उसके अंदर एक ऐसा पागलपन आ गया था जिसे बाहर निकालना उसके लिए बहुत जरूरी था। हालांकि मैं पहले चक्र की छोटी कामयाबी माइनर अकम्पलिशमेंट तक नहीं पहुंचा हूं, लेकिन मेरे शरीर की अभी की ताकत किसी उच्च स्तर युद्ध जनरल या यहां तक कि किसी चरम युद्ध जनरल की बराबरी कर सकती है। इस दौरान उसने जो संसाधन पानी की तरह बहाए थे वे बेकार नहीं गए थे। अपनी युद्ध की तलवार का इस्तेमाल किए बिना आर्यन ने अपनी मुट्ठियां भींची और पलक झपकते ही वो भी नीली धारियों वाले अजगर बाघ की तरफ झपटा। बूम। उसके मुके को लाल आग ने घेर लिया था और आर्यन ने एक बहुत ही खूंखार ताकत के साथ अजगर बाघ के सिर पर मुक्का मारा। नीली धारियों वाले अजगर बाघ की जानवर वाली आंखें हैरानी से भर गईं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि इससे पहले कि वो अपनी ताकत लगा पाता उस पर हमला हो चुका था। बैंग। उसके बहुत बड़े बाघ जैसे दांत टूट गए और नीली धारियों वाले अजगर बाघ के मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। जहां तक आर्यन की बात है, उसके मुके पर कोई खरोंच तक नहीं आई थी। यह एक बी श्रेणी की मिश्रित धातु एलॉय जितना मजबूत था। नवचक्र देव दानव शरीर को हर तरह से मजबूत करने का एक तरीका था, जो न सिर्फ शरीर को ताकतवर बनाता था बल्कि उसे बहुत शानदार बचाव भी देता था। इस पल सिर्फ ग्रेविटी फ्लेम फिस्ट का इस्तेमाल करने से ही उसने 5 सितारा उच्च स्तर युद्ध जनरल को हार मानने पर मजबूर कर दिया था। हा, मजा आ गया। एक बार और पास से होने वाली इस लड़ाई ने आर्यन का खून खौला दिया था। आखिरकार तड़पाने के लिए एक सही शिकार मिल जाने के बाद वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकता था। बैंग बैंग बैंग। जंगल में मांस पर मुक्कों के पड़ने की आवाज लगातार गूंज रही थी। आर्यन दिल खोलकर लड़ रहा था, लेकिन नीली धारियों वाले अजगर बाघ की हालत बहुत खराब थी। पल भर में ही उसके ज्यादातर बाघ जैसे दांत टूट चुके थे और उसका पूरा शरीर अब साबुत नहीं बचा था। ऐसा लग रहा था मानो वो पूरी तरह से ढीला पड़ गया हो। यह आर्यन के लगातार किए गए खौफनाक हमलों का ही नतीजा था, जिससे हर जगह खून से लथपथ मांस बिखरा हुआ था। अब आर्यन की तरफ देखने वाली उसकी नजरें डर से भरी थीं। उसकी नजरों में यह इंसान किसी शैतान जैसा था। वो बस इतना ही चाहता था कि ये दर्द जल्दी से खत्म हो जाए। बूम। कुल्हाड़ी जैसी एक आखिरी लात एक्स किक पड़ने के बाद नीली धारियों वाले अजगर बाघ की सांसें आखिरकार टूट गईं और उसकी जानवर वाली आंखों में राहत की एक झलक भी दिखाई दी, जिससे आर्यन ने अपनी नाक छुई, मानो उसने कुछ ज्यादा ही बेरहमी दिखा दी हो। उसने नीली धारियों वाले अजगर बाघ की लाश को देखा, उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। बाहर का जंगली इलाका सच में ज्यादा बेहतर है। इस स्तर के खूंखार जानवर के खून के लिए ट्रेनिंग कैंप में बहुत सारे अंकों की जरूरत पड़ती। आर्यन ने अपने हाथ बाघ की लाश के अंदर डाले और नवचक्र देव दानव शरीर की तकनीक का इस्तेमाल करके उस खूंखार जानवर के मांस और खून की ताकत एसेंस को सोखना शुरू कर दिया। तुरंत ही लाल रंग की रोशनी उसके शरीर पर बहती हुई दिखाई देने लगी, जिसमें एक हल्का सा अजीबपन था। शुरुआत में आर्यन खून से जुड़े इस अभ्यास के तरीके का आदी नहीं था, लेकिन एक बार जब उसे इसकी आदत हो गई तो वो इसके लिए बेपरवाह हो गया। तकनीकों में कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, असली बात तो उसे इस्तेमाल करने वाले पर टिकी होती है। ये लाल रोशनी लगातार उसके शरीर को मजबूत कर रही थी। आर्यन को महसूस हुआ कि उसके शरीर की ताकत लगातार बढ़ रही है। काफी देर बाद मांस और खून की ताकत आखिरकार पूरी तरह से सोख ली गई। अपने शरीर की ताकत को फिर से बढ़ते हुए और पहले चक्र की छोटी कामयाबी के और भी करीब पहुंचते हुए देखकर आर्यन बहुत खुश था। मुझे सच में इस जंगली इलाके में आना ही चाहिए था। इस तरह शायद मेरे शरीर की ताकत ही सबसे पहले राजा स्तर को पार कर ले।
उसने इस जंगली इलाके को इस तरह देखा मानो उसे अनगिनत खजाने मिल गए हों। 3 पत्तियों वाले सर्प फूल की तरफ आगे बढ़ो। आर्यन ने नीली धारियों वाले अजगर बाग के सबसे कीमती हिस्सों को इकट्ठा किया और फिर अपनी चलने की तकनीक का इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहा। अध्याय 119। क्या ये बच्चा आर्यन है? 10,000 जानवरों के कबीले की मंगल नगर शाखा। ये पास के जंगली इलाके में एक बेनाम घाटी के सैकड़ों मीटर नीचे मौजूद थी। जंगली इलाके में शाखाओं के अड्डे बनाना हमेशा से ही 10,000 जानवरों के कबीले का तरीका रहा था। आखिरकार वे गली के चूहों की तरह थे, जिनसे हर कोई नफरत करता था, इसलिए उनके लिए इंसानों के शहरों के बहुत करीब होना नामुमकिन था। अगर वे थोड़े करीब भी होते तो उन्हें खोजे जाने और मिटा दिए जाने से बचने के लिए जमीन के नीचे ही रहना पड़ता था। कहा जाता था कि 10,000 जानवरों के कबीले का मुख्यालय तो एक एस श्रेणी SSS रैंक की मनाही वाली जगह फॉरबिडन एरिया के अंदर बनाया गया था। बड़े भाई जोरावर सिंह, जो कि कबीले का सबसे नया होनहार इंसान है, उसने अभी हमें ढूंढा है और एक मदद मांगी है। एक दुबले पतले दरिंदे योद्धा बीस्ट वॉरियर ने शाखा के अंदर एक लंबी और चौड़ी पीठ वाले इंसान से कहा। 10,000 जानवरों के कबीले की मंगल नगर शाखा एक बीच के दर्जे की शाखा मानी जाती थी। इस शाखा को संभालने वाले 3 भाई थे, सबसे बड़े विक्रम सिंह, दूसरे विजय सिंह और तीसरे विकास सिंह। विक्रम सिंह एक उच्च स्तर युद्ध राजा एडवांस वॉकिंग थे, जबकि बाकी दोनों मध्य स्तर युद्ध राजा इंटरमीडिएट बैटल किंग के स्तर पर थे। अभी जो बोल रहा था वो विजय सिंह था। जोरावर सिंह, क्या वो वही किस्मत वाला इंसान है जिसने बिजली वाले जानवर थंडर बीस्ट के खून को खुद में मिला लिया है और जिसे 10,000 जानवरों के खून के कुंड की अगली लिस्ट में शामिल होने की इजाजत मिलने वाली है? विक्रम सिंह पीछे मुड़े, उनकी आंखों में ईर्ष्या की एक झलक थी। हाँ, वही। इस इंसान ने लाल लबादे वाले बुजुर्ग रेड रोब एल्डर के तौर पर अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है, और इस बात की भी थोड़ी सी उम्मीद है कि वो भविष्य में 12 बुजुर्गों 12 एल्डर्स में शामिल हो सकता है। हम उसकी मदद करने से मना नहीं कर सकते। तीसरे भाई विकास सिंह ने अपनी बात जोड़ी। ये सुनकर बाकी दोनों भाइयों ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। उसने हमसे क्या करने को कहा है? ये बहुत आसान है, आर्यन नाम के एक हाई स्कूल के छात्र की जान लेनी है। उसकी ताकत लगभग उच्च स्तर युद्ध जनरल और चरम युद्ध जनरल के बीच की है। उसने हमसे 3 पत्तियों वाले सर्प फूल के पास घात लगाकर उसका इंतजार करने को कहा है। विक्रम सिंह की भौहें सिकुड़ गईं और वो बोले, इतना आसान? क्या इसमें कुछ अजीब नहीं है? यह इतना ही आसान है, लेकिन जोरावर सिंह ने खास तौर पर हमें चेतावनी दी है कि यह आर्यन कोई मामूली इंसान नहीं है, और वो चाहता है कि किसी भी गड़बड़ से बचने के लिए हम तीनों भाई एक साथ जाएं। विजय सिंह ने अपने कंधे उचकाए। तीनों जोर से हंस पड़े, उनकी आवाजों में मजाक था। क्या एक युद्ध जनरल स्तर के नौसिखिए से निपटने के लिए सच में हम तीनों की जरूरत है? और घात लगाकर हमला? क्या जोरावर सिंह पागल हो गया है? एक हाई स्कूल का छात्र चाहे जितना भी बेमिसाल क्यों न हो, वो आखिर कितना बेमिसाल हो सकता है? क्या यह आर्यन आसमान को भी झुका सकता है? यह जोरावर सिंह कोई खास इंसान नहीं लगता, बस किस्मत से उसे बिजली वाले जानवर का खून मिलाने का मौका मिल गया। हंसने के बाद विक्रम सिंह ने अपना सिर हिलाया और बोले, छोड़ो छोड़ो, बस इसे भविष्य के लाल लबादे वाले बुजुर्ग पर एक एहसान मान लो, इसकी कीमत बहुत अच्छी मिलेगी। और तो और, हमें 3 पत्तियों वाला सर्प फूल भी मिल सकता है। दूसरे भाई, तुम कुछ आदमियों को लो और वहां का चक्कर लगा आओ। जी, बड़े भाई, विजय सिंह ने जवाब दिया और जाने के लिए मुड़ा। इस बीच आर्यन, वो अभी भी खूंखार जानवरों का शिकार करने और नवचक्र देव दानव शरीर का अभ्यास करने के लिए उनके खून को सोखने की तेज तरक्की में डूबा हुआ था। हालांकि सिर्फ उच्च स्तर युद्ध जनरल खूंखार जानवरों की ताकत एसेंस की उसकी मदद कर सकती थी, लेकिन फिर भी उसने बहुत अच्छी तरक्की की थी। बैंग! आर्यन ने एक लात मारी, जिसमें एक शानदार चांदी जैसी रोशनी थी, जिसने सीधे उसके सामने मौजूद तेंदुए जैसे जानवर के चित्रे उड़ा दिए। ये पैरों की एक और तकनीक थी, एक बी श्रेणी लड़ने की कला, मून स्लेइंग लेग। जब से उसने देवराज से नवचक्र देव दानव शरीर सीखा था, आर्यन ने अपनी बिना हथियारों वाली लड़ने की ताकत को बेहतर करने के लिए लड़ने की कलाओं की लाइब्रेरी से एक और बी श्रेणी पैरों की तकनीक खरीद ली थी। इस पल, मून स्लेइंग लेग बहुत पहले ही पूरी कामयाबी के स्तर तक पहुंच चुकी थी, और इसकी ताकत ग्रेविटी फ्लेम फिस्ट से बिल्कुल भी कम नहीं थी। इससे आर्यन के लड़ने के तरीके और भी ज्यादा बढ़ गए थे। इस समय तक, उसने 4 बी श्रेणी लड़ने की कलाओं में पूरी कामयाबी हासिल कर ली थी, और एक ए श्रेणी लड़ने की कला भी पूरी कामयाबी के करीब थी। वो बेबस नौजवान नहीं था जिसे विक्रम ने परेशान किया था। अपनी तलवार के बिना भी आर्यन की ताकत अभी भी बहुत खौफनाक थी।
खूंखार जानवर के मांस और खून की ताकत को हमेशा की तरह सोखने के बाद आर्यन ने तुरंत महसूस किया कि उसके शरीर की ताकत एक और स्तर ऊपर पहुंच गई है। उसकी आंखें खुशी से भर गईं। एक बार जब इस नवचक्र देव दानव शरीर को खूंखार जानवरों का काफी खून मिल जाता है तो इसके अभ्यास की रफ्तार सच में बहुत तेज हो जाती है। इतने कम समय में मेरे शरीर की ताकत पहले ही एक सीमा युद्ध जनरल का मुकाबला कर सकती है, और यह मेरी ऊर्जा और खून के स्तर की पूरी तरह से बराबरी कर रही है। यह आर्यन के द्वारा मारा गया 8वां उच्च स्तर युद्ध जनरल खूंखार जानवर था। वो देव दानव शरीर के पहले चक्र में छोटी कामयाबी हासिल करने के एक कदम और करीब पहुंच गया था। बस आखिरी छलांग के साथ वो कामयाबी के साथ एक युद्ध राजा के बराबर शरीर पा सकता था। अफसोस की बात है कि यह आखिरी छलांग उतनी आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। हालांकि खूंखार जानवर के खून की मात्रा लगभग बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं मासिक परीक्षा से पहले इसे कामयाबी के साथ पार कर लूंगा। आर्यन बेचैन नहीं था। भले ही वो अभी पहले चक्र की छोटी कामयाबी तक नहीं पहुंच पाया था, लेकिन अपने शरीर की अभी की ताकत और एक शुरुआती स्तर के युद्ध राजा के बराबर अपनी शुद्ध ऊर्जा और खून के साथ आर्यन सोच भी नहीं सकता था कि उसकी ताकत सच में कितनी खौफनाक हो चुकी थी। वो जगह आखिरकार आ ही गई जहां 3 पत्तियों वाले सर्प फूल के होने की बात कही गई है। उसने अपनी ऊर्जा और खून को छुपाना शुरू कर दिया। उसकी नई और शानदार रूह उसे पूरी तरह से छुपाने के लिए काफी थी, यहां तक कि एक युद्ध राजा भी उसे ढूंढ नहीं पाएगा। यह आर्यन के भरोसे की वजहों में से एक था। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि कोई 3 पत्तियों वाला सर्प फूल पहले ही ले लेगा। फूल का अभी पूरी तरह से न खिलना तो दूर की बात थी, अगर वो खिल भी गया होता तो इसके पीछे का इंसान उसे जाल में फंसाने के लिए फूल को पहले से नहीं तोड़ता। अगर वो चुपचाप वहां जाता तो वो छुपकर हालात के हिसाब से खुद को ढाल सकता था। यह फैसला करने के बाद आर्यन ने जानबूझकर रास्ते के इस आखिरी हिस्से में खूंखार जानवरों से दूरी बनाए रखी और चुपचाप उस गुफा की तरफ बढ़ा जहां 3 पत्तियों वाला सर्प फूल मौजूद था। इस पल 3 पत्तियों वाले सर्प फूल की जगह के पास एक 18 या 19 साल का नौजवान हाथ में भाला लिए हुए एक खूंखार जानवर से लड़ रहा था। ये खूंखार जानवर काफी ताकतवर था, जो 4 सितारा उच्च स्तर युद्ध जनरल के स्तर तक पहुंच चुका था। हालांकि उस नौजवान के साथ लड़ाई में वो पूरी तरह से कमजोर पड़ रहा था और उसे बुरी तरह कुचला जा रहा था। अगर कोई इसे देखता तो वो पक्के तौर पर बहुत हैरान होता। इतने कम उम्र के नौजवान के पास पहले से ही एक सीमा युद्ध जनरल की ताकत थी। पूरे ट्रेनिंग कैंप में आर्यन को छोड़कर यहां तक कि शिखा और देव भी, जो युद्ध देवता परिवार की शाखाओं से आते थे, वे भी इस स्तर तक नहीं पहुंच पाए थे। पफ्ट भाले का एक बहुत ही साफ और अचूक वार, जिसमें भाले की एक खौफनाक चमक थी, सीधा खूंखार जानवर के सिर के आर पार हो गया। जीवा जी श्वैन अपना भाला वापस खींचकर खड़ा था, उसकी ठंडी और बेपरवाह आंखें भरोसे से भरी थीं। अब जब मेरा स्तर सीमा युद्ध जनरल तक पहुंच चुका है, तो मेरे परिवार की विरासत वाली भाले की तकनीक का भी श्रेणी हिस्सा बहुत पहले ही पूरी कामयाबी के स्तर तक पहुंच चुका है, और ये श्रेणी हिस्सा भी छोटी कामयाबी के करीब है। पूरे संघ की नई पीढ़ी पर नजर डाली जाए तो मैं, जीवा, कोई गुमनाम इंसान नहीं रहूंगा। वो एक युद्ध देवता परिवार में पैदा हुआ था और उसने सबसे बेहतरीन संसाधनों का इस्तेमाल किया था, इसलिए उसकी सोच भी बहुत ऊंची थी। उसने पूरे संघ पर नजर डालने की बात कही थी। यह असल में आम बात थी। उसके परिवार को देखते हुए वो पक्के तौर पर संघ के सबसे ऊंचे दर्जे के लोगों में से था। कभी कभी सामने आने वाले मनाही वाले वजूद फॉरबिडन एग्जिस्टेंस को छोड़ दिया जाए तो युद्ध देवता परिवार पहले से ही संघ के सबसे ऊंचे स्तर पर था। मैंने सुना है कि संघ ने कुछ खास ट्रेनिंग कैंप भी बनाए हैं। बदकिस्मती से वहां कोई ताकतवर इंसान नहीं है। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। वो ट्रेनिंग कैंप को थोड़ा नीचा समझ रहा था। युद्ध देवता परिवार के संसाधन ट्रेनिंग कैंप के संसाधनों से कहीं ज्यादा थे, इसलिए युद्ध देवता परिवार के बच्चे आमतौर पर ट्रेनिंग कैंप नहीं जाते थे। बहुत सी चीजें ऐसी थी जिनका वे बचपन से ही इस्तेमाल कर सकते थे। हालांकि 5 मशहूर स्कूल, 5 फेमस स्कूल्स, एक अपवाद एक्सेप्शन थे। वहां कुछ ऐसे संसाधन थे जो युद्ध देवता परिवार के शिष्यों को भी बहुत ललचाते थे। या यूं कहें, युद्ध देवता परिवारों के कई संस्थापक भी इन्हीं 5 मशहूर स्कूलों से ही निकले थे, और इसी तरह उन्होंने इतने बड़े परिवारों को खड़ा किया था। मुझे अभी भी कड़ी मेहनत करने की जरूरत है और दाखिले से पहले युद्ध राजा के स्तर तक पहुंचने की कोशिश करनी होगी। इस तरह युद्ध देवता परिवार के बच्चों और खास शरीर वालों के बीच भी मैं पक्के तौर पर एक बहुत ही शानदार इंसान बनूंगा। आमतौर पर देखा जाए तो हर साल 5 मशहूर स्कूलों के नए छात्रों में युद्ध देवता परिवार के बच्चे कम से कम सीमा युद्ध जनरल तो होते ही थे। जीवा की आंखें पक्के इरादे से भरी थीं।
हालांकि उसका शरीर आम था, लेकिन भाले की कलाओं में उसका टैलेंट बेमिसाल था, जो कुछ मायनों में खास शरीरों की बराबरी भी कर सकता था। जारी रखो, सिर्फ लड़ाई में ही मेरे भाले की तकनीक और भी ज्यादा निखरेगी। जीवा अपना भाला लिए हुए चल रहा था। उसे आगे की गुफा से एक सांप जैसे जानवर की हल्की सी फुफकार सुनाई दी। अभी अभी खूंखार जानवर से लड़ते हुए वो अनजाने में ही इस जगह पर आ गया था। इस आवाज को सुनकर लगता है कि यह एक और उच्च स्तर युद्ध जनरल खूंखार जानवर है। बिल्कुल सही समय। जीवा की आंखें लड़ने के जज्बे से जल उठीं। वो बहुत ही माहिर और हिम्मत वाला था, इसलिए वो सीधा गुफा में घुस गया। वो सीधा सांप जैसे जानवर की तरफ बढ़ा। हालांकि उसने उन छुपी हुई नजरों को नहीं देखा जो उसी पर टिकी थीं। जीवा के वहां से गुजरने के बाद एक बहुत ही धीमी, लगभग न सुनाई देने वाली आवाज आखिरकार गूंजी। दूसरे शाखा प्रभारी, क्या यही लड़का वो आर्यन है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं? अध्याय 120। मैं किस्मत का चुना हुआ हूँ। असल में विजय सिंह ने 2 दिन पहले ही दरिंदे योद्धाओं के एक समूह के साथ घात लगाकर हमला करने की तैयारी कर ली थी। वो बहुत सावधान था, हालांकि उसने कहा था कि जोरावर सिंह बात का बतंगड़ बना रहा है, लेकिन असल में वो काफी संभलकर चलने वाला इंसान था। इस पल उसने महसूस किया कि जीवा का ऑरा एक सीमा युद्ध जनरल जितना ऊंचा था, और वो हैरान हुए बिना नहीं रह सका। ये बच्चा वो उच्च स्तर युद्ध जनरल से चरम युद्ध जनरल के बीच वाला इंसान नहीं है जिसके बारे में जोरावर सिंह ने बताया था। जानकारी थोड़ी गलत लग रही है। वो अपने बगल में खड़े आदमियों की तरफ मुड़ा और बोला, ये पक्के तौर पर आर्यन ही है। इस उम्र में सीमा युद्ध जनरल के स्तर तक पहुंचना कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि जोरावर सिंह उसे मारना चाहता है। अगर इसे समय मिल गया तो ये हमारे पवित्र कबीले के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। चलो चुपचाप इसका पीछा करते हैं। यह एक अच्छा मौका है कि इस बच्चे को पहले उस सांप जैसे जानवर से लड़ने दिया जाए, और हम ये भी देख सकते हैं कि क्या इसके पास कोई हुक्म का इक्का है। विजय सिंह पूरे भरोसे में था, मानो सब कुछ उसके काबू में हो। हालांकि वो मध्य स्तर युद्ध राजा के स्तर पर था, और ऐसा लग रहा था कि वो अपने सामने खड़े उस नौजवान को आसानी से कुचल सकता है। लेकिन सावधानी बरतना हमेशा बेहतर होता है। दरिंदे योद्धाओं ने एक के बाद एक सहमति में सिर हिलाया। वे गुफा के अंदर होने वाली हलचल को महसूस कर रहे थे। सांप जैसे जानवर की दहाड़ और ऊर्जा की सीटी जैसी आवाज सुनने के बाद उन्होंने एक दूसरे को देखा और तुरंत चुपचाप अंदर खिसक गए। इस पल जीवा बहुत खुश था। उसके सामने मौजूद वो सांप जैसा जानवर उस खूंखार जानवर से भी ज्यादा ताकतवर था जिसे उसने अभी अभी मारा था। वो एक 5 सितारा युद्ध जनरल के स्तर तक पहुंच चुका था। अपनी भाले की तकनीकों का अभ्यास करने के लिए यह एक बहुत ही बढ़िया शिकार था। जिस बात ने उसे और भी ज्यादा खुश कर दिया, वो गुफा की दीवार पर मौजूद एक गहरे बैंगनी रंग का 3 पत्तियों वाला फूल था। ये सच में एक 3 पत्तियों वाला सर्प फूल है, और यह पूरी तरह से खिलने ही वाला है। मैं, जीवा, सच में किस्मत का चुना हुआ हूँ। जीवा मन ही मन बहुत जोर से हंसा। सिर्फ एक खूंखार जानवर का शिकार करने आने पर उसे किस्मत से एक बी श्रेणी का जादुई खजाना मिल गया जो पूरी तरह से खिलने वाला था। क्या यह इस बात का सबूत नहीं था कि उसके मार्शल आर्ट्स की किस्मत बहुत जोरों पर थी? उसके हाथ में मौजूद मिश्रित धातु का भाला इस तरह घूम रहा था कि उसे भेदना नामुमकिन था। उसमें आर पार कर देने वाली एक खौफनाक ताकत थी, जो सांप जैसे जानवर के शरीर में लगातार छेद कर रही थी। भले ही उनका स्तर एक जैसा था, लेकिन वो सांप जैसा जानवर उसके सामने पूरी तरह से बेबस हो गया था। एक युद्ध देवता परिवार के वारिस के तौर पर अपने से ऊंचे स्तर वालों से न लड़ पाना एक बेइज्जती की बात होगी। हालांकि वो सिर्फ एक सीमा युद्ध जनरल था, लेकिन जीवा की ताकत उस पहले वाले 2 सिर वाले ज्वाला पक्षी को दबाने के लिए पूरी तरह से काफी थी। आसान शब्दों में कहा जाए तो वो पहली साप्ताहिक परीक्षा के दौरान वाले आर्यन के जैसा ही था। बस वो सांप जैसा जानवर बहुत ही खूंखार था। उसने अपना खून से सना जबड़ा खोला और जहरीले कोहरे का एक बादल थूका। जीवा ने अपने पैरों की एक बहुत ही गहरी और शानदार तकनीक का इस्तेमाल किया, और पल भर में ही इस जानलेवा जाल से बच निकला। वो दहाड़ा, शैतान जानवर, अब तू नहीं बचेगा। ये कहते हुए उसके हाथ में मौजूद लंबे भाले से एक चकाचौंध करने वाली सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, और भाले की नोक पर एक खौफनाक और पैनी सुनहरी ऊर्जा इकट्ठा हो गई, जिससे अंधेरे में छिपा विजय सिंह मन ही मन सन्न रह गया। ए श्रेणी भाले की तकनीक, और वो भी इतने ऊंचे स्तर की। अच्छा हुआ कि मैं सावधान था, वरना अगर मैं बेपरवाह होता तो ये बच्चा मुझे पक्का घायल कर देता। लगता है यही इसका सबसे बड़ा हुक्म का इक्का है। विजय सिंह के होठों पर एक भयानक सी मुस्कान आ गई। मैदान पर जीवा ने अपना जानलेवा वार किया, और भाले का एक बहुत ही ताकतवर वार पल भर में ही उस सांप जैसे जानवर के सिर के आर पार हो गया। उसने एक लंबी सांस ली। इस श्रेणी भाले की तकनीक ने उसकी बहुत सारी ऊर्जा सोख ली थी,
लेकिन इस पल उसकी आंखें खुशी से भरी थीं। सांप जैसे जानवर का काम तमाम करने के बाद अब इनाम पाने का समय था। हालांकि यह 3 पत्तियों वाला सर्प फूल उसे युद्ध राजा के स्तर तक पहुंचने में मदद नहीं करेगा, लेकिन ये पक्के तौर पर उसकी ऊर्जा और खून को बहुत हद तक बढ़ा देगा। हालांकि अगले ही पल उसके चेहरे के भाव बुरी तरह बदल गए। जैसे ही उसने अपने दिमाग को आराम दिया, उसके रोंगटे अचानक खड़े हो गए और एक खौफनाक खतरे के एहसास ने उसके दिल को घेर लिया। उसके तुरंत बाद खौफनाक हमले हुए, खास तौर पर बीच में मौजूद वो बर्फीला मुक्का, जिसने मानो हवा को ही जमा दिया था, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया। राजा स्तर। जीवा के दिमाग में ख्यालों का तूफान उठने लगा और उसका पहला ख्याल था, क्या मुझ पर घात लगाकर हमला किया गया है? उसका अगला ख्याल था, धत तेरी की, क्या इन बुढ़े लोमड़ियों को कोई शर्म नहीं है? ये तो वैसे ही बहुत बुरी बात है कि उन्होंने मेरे जैसे एक युद्ध जनरल स्तर के इंसान से निपटने के लिए एक राजा स्तर के ताकतवर इंसान को भेजा, लेकिन ऊपर से उन्होंने घात लगाकर हमला भी किया। इस पल जीवा को थोड़ा पछतावा हुआ। वो अपनी लापरवाही पर पछता रहा था कि उसने पहले से आसपास की जगह की जांच क्यों नहीं की। इन दिनों जंगली इलाके में बिना किसी डर के घूमने और यहाँ तक कि किसी राजा स्तर के खूंखार जानवर का सामना न होने की वजह से वो कुछ ज्यादा ही बेपरवाह हो गया था। जिंदगी और मौत के इस खतरे का सामना करते हुए जीवा ने सभी फालतू ख्यालों को झटक दिया। उसका ध्यान अब पहले से कहीं ज्यादा एक ही जगह पर टिका हुआ था। उसके शरीर की ऊर्जा और खून पागलों की तरह उबल रहे थे, और उसने अपने परिवार की एक गुप्त कला का इस्तेमाल किया, जो कुछ समय के लिए उसकी ताकत को बढ़ा सकती थी। ये पुराने युद्ध देवता परिवार जीवा के परिवार की विरासत थी। हालांकि उसका अभी का स्तर बहुत ऊंचा नहीं था, फिर भी इसका इस्तेमाल करके एक शुरुआती स्तर के युद्ध राजा का मुकाबला करना कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि इसकी कीमत थोड़ी भारी चुकानी पड़ती। यही वजह थी कि उसने इस श्रेणी जंगली इलाके में अकेले अभ्यास करने आने की हिम्मत की थी। बूम! जीवा के लंबे भाले से एक चकाचौंध करने वाली रोशनी फूट पड़ी, जिससे विजय सिंह और बाकी दरिंदे योद्धाओं के चेहरों का रंग उड़ गया, लेकिन उन्हें जान से मारने का उनका इरादा और भी पक्का हो गया। शाबाश लड़के, तुम्हारे पास अभी भी एक हुक्म का इक्का बाकी है। अच्छा हुआ कि मैं सावधान था, वरना तुम्हें हराना थोड़ा मुश्किल हो जाता। गुफा के अंदर एक खौफनाक धमाका गूंज उठा। जीवा का शरीर पत्थर की दीवार से जा टकराया, मानो वो अभी टूटकर बिखर जाएगा। उस गुप्त कला से अपनी ताकत को जबरदस्ती राजा स्तर तक बढ़ाने के बाद भी एक मध्य स्तर युद्ध राजा और युद्ध जनरल स्तर के दरिंदे योद्धाओं के एक समूह के अचानक हुए हमले का सामना करते हुए वो टिक नहीं पाया। वो सीधे तौर पर बुरी तरह घायल हो गया। तुम लोग दरिंदे योद्धा हो? बाहर आए विजय सिंह और बाकी लोगों को देखकर जीवा का दिल बैठ गया। वो जानता था कि आज का दिन उसके लिए किसी मनहूस दिन से कम नहीं था। अगर वो अपनी पूरी ताकत में होता और उस पर घात लगाकर हमला न किया गया होता, तो शायद वो थोड़ी देर तक उनका मुकाबला कर पाता, लेकिन अब बुरी तरह से घायल होने और इस बंद गुफा में फंसने के बाद यह एक पूरी तरह से बेबसी वाली हालत थी। धत तेरी की, इन दरिंदे योद्धाओं को कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? क्या यह इत्तेफाक था या कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है? उसका दिल गुस्से से भर गया। अगर उसके परिवार का कोई इंसान दरिंदे योद्धाओं के साथ मिला हुआ था, तो ये सोचकर ही उसकी रूह कांप जाती। वो इसे बस एक इत्तेफाक मानना ही बेहतर समझ रहा था। विजय सिंह जोर से हंसा। वो पूरी तरह से संतुष्ट था। इस मामले को इतनी आसानी से निपटाना और भविष्य के एक लाल लबादे वाले बुजुर्ग पर एहसान करना, ये सच में बहुत खुशी की बात थी। तो तुम ही वो आर्यन नाम के लड़के हो, है ना? तुमने हुजूर जोरावर सिंह से पंगा लिया है। शायद तुम ये भी नहीं जानते कि मौत शब्द कैसे लिखा जाता है। आज तेरा ये बाप तुझे एक अच्छा सबक सिखाएगा। दरिंदे योद्धाओं के उस समूह के चेहरों पर मजाक उड़ाने वाली मुस्कान थी, जिससे जीवा थोड़ा उलझन में पड़ गया। हैं, मैं आर्यन हूँ। तो फिर जीवा कौन है? वो मनहूस इंसान आर्यन होगा। तुम्हारा पूरा खानदान आर्यन है। उसे समझ आ गया कि इन बेवकूफ दरिंदे योद्धाओं ने शायद गलत इंसान पर घात लगाकर हमला कर दिया था। ऐसा लग रहा था मानो उसे आर्यन नाम के किसी इंसान की वजह से यह भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। जीवा गुस्से में झल्लाते हुए बोला, मैं आर्यन नहीं हूं। अभी भी बहस करने की कोशिश कर रहा है? भाड़ में जा और यमराज को जाकर अपनी सफाई देना। विजय सिंह का चेहरा बहुत ही खूंखार लग रहा था। वो आगे बढ़ा और उसने एक बहुत ही खौफनाक ताकत वाला मुक्का मारा। उस मुक्के की बर्फीली ऊर्जा बहुत ही खौफनाक थी। शिखा तो इसके सामने बस एक चींटी जैसी थी। जीवा के चेहरे के भाव बदल गए। उसने इसका सामना करने के लिए बड़ी मुश्किल से अपना लंबा भाला उठाया। बस गुफा में धातु के टकराने की दांत खट्टे कर देने वाली एक कंपन गूंज उठी।
विजय सिंह का मुक्का लंबे भाले पर लगा, जिससे वो मिश्रित धातु का भाला एक बहुत ही खौफनाक आकार में मुड़ गया और फिर पल भर में ही सीधा हो गया। एक बहुत ही खौफनाक ताकत ने जीवा को हवा में उड़ा दिया। उसने पागलों की तरह खून की उल्टी की और उसे अपनी हड्डियां टूटने की आवाज फिर से सुनाई दी। धत तेरी की, मैं मरते दम तक तुमसे लड़ूंगा। जीवा ने मन ही मन दहाड़ लगाई और फिर जोर से जमीन पर आ गिरा। वो उठने ही वाला था, तभी उसकी नजरें मासूम आंखों की एक जोड़ी से टकराईं। पास ही की अंधेरी पत्थर की दीवार के पीछे एक खामोश सी परछाई चुपचाप खड़ी थी, जिसका ऑरा पूरी तरह से छुपा हुआ था। अगर वो इत्तेफाक से वहां न गिरा होता तो उसे वो कभी दिखाई नहीं देता। अगर उसने अपनी आंखों से न देखा होता तो जीवा भी यही मान लेता कि वो बस एक पत्थर है। इस पल उसने मन ही मन दहाड़ लगाए। तेरी तो, यहाँ एक और छुपकर वार करने वाला कमीना कैसे आ गया।